हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश आंगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं भाई आदर्श व्यवहार से गैसों का विचलन। अब आप बोल रहे हो कि सर पिछली जो क्लास थी राइट, उसी में हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, यानी कि आदर्श गैस समीकरण के बारे में, और आज आप ये पढ़ाने वाले हैं कि उसमें जो है विचलन किस प्रकार से होता है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं कि इसके पहले की जितनी भी कक्षाएं थी उसमें हमने पढ़ा क्या क्या था और कौन से कॉन्सेप्ट्स को दिमाग के अंदर फिट किया था। जैसे आज की जो क्लास है वैसी बहुत ही हलवा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई कहानी अब तक में हमने क्या क्या देख लिया है। तो एक बढ़िया वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, रिवीजन हो जाएगा। बोलो यस सर। तो कहानी अब तक में हमने जो है सबसे पहले ये देखा था कि जब भी कोई पदार्थ बनता है तो अणुओं के बीच में क्या लगता है भाई, आकर्षण बल लगता है। बड़ी सिंपल सी कहानी, जब भी कोई पदार्थ बनेगा तो सबसे पहले अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो हमने जो है अंतरा आणविक ठीक है बल के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने 6 प्रकार के बल के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपका लंदन फोर्स आ गया, जिसमें आपका डिस्पर्जन फोर्स आ गया, जिसमें आपका द्विध्रुव जो बल है वो आ गया। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले हमने बात की थी भाई अंतराण्विक बलों के बारे में, जो कि बेसिकली किसके बीच में लगता है, ठीक है, तो अणु के बीच में लगता है, अणु आयन, ठीक है, के बीच में लगता है। अणु आयन और परमाणु के बीच परस्पर लगता है, के बीच में आपने कहा परस्पर लगता है। चलो भाई बड़ी बढ़िया वाली बात, ठीक है। चलो परस्पर जो है लगता है किसके बीच में, तो भाई अणु आ गया, आयन आ गया, परमाणु आ गया, किसी के भी बीच में यदि लगेगा सिर्फ परमाणु को छोड़कर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंतरा आणविक बल बोलेंगे। आपने कहा ओके जी सर। चलो पहली वाली बात होगी। दूसरा हमने पढ़ा था गैस के नियम। अरे बाबा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दूसरा यदि आपको याद हो तो हमने बात की थी गैस के अलग अलग प्रकार के नियमों के बारे में, जहां पर हमने ये देखा था, देखो अब जब आप अंतराण्विक बल पढ़ रहे थे ना, तो आपने पदार्थ की सारी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, पर आप जानते हो कि भाई इसमें हम सिर्फ गैस के बारे में, इस चैप्टर में हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, गैसों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ठोस आपका जो हो गया राइट, और आपका जो लिक्विड यानी कि द्रव हो गया, उसको हम दूसरे अध्यायों में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम सिर्फ गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हमने गैस के नियम के बारे में पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि भैया गैस जो है ना, 3-4 प्रकार के गुणधर्मों पर उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो आयतन है, उसका जो प्रेशर है, वो क्या करता है, डिपेंड करता है। और वो कौन सी चीजें, तो भाई प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और मोलों की संख्या है। आपने कहा हाँ सर ये भी ठीक है। तो पहले नंबर पे अपन ने अंतराण्विक बल पढ़ लिया था, जिसको हम इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कहते हैं। दूसरे नंबर पे, मतलब दूसरी वाली जो क्लास थी उसमें हमने गैस के जितने भी नियम होते हैं उसके बारे में बात की। और तीसरी वाली जो क्लास थी ना बच्चों, तीसरी वाली जो क्लास थी ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा था आप लोगों का फेवरेट टॉपिक आदर्श गैस समीकरण। चलो भैया, तो यहां पर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आदर्श गैस समीकरण, जो कि अभी तक आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से फिट हो गया होगा, जिसको आप लोग कहते हो PV इज टू व्हाट, nRT, जहां पर R जो है वो क्या है, गैस नियतांक है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है। R जो है वो गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, ठीक है। पर ना केमिस्ट्री में बड़ी इमोशनल बातें हो जाती है कभी कभी, कैसे हो जाती है समझते हैं अपन, ठीक है, ध्यान से देखो। तो आपने कहा हाँ सर ये तीनों क्लास हमने आपकी अटेम्प्ट की हुई है, जो डाउट्स थे उसको अपन ने कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर लिया था, और यदि आ रहे होंगे तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आपके डाउट्स हमारे पास पहुंच जाते हैं और हम कमेंट बॉक्स में ही, या फिर यदि बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो उसको कलेक्ट करके एक नई लेक्चर के फॉर्म में आपके डाउट्स को खत्म कर देते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अंतराण्विक बलों के बारे में। फिर हमने बात की थी गैस के जितने भी नियम होते हैं सेपरेटली, जिसमें आपका आ गया भाई बॉयल का नियम, जो कहता है कि दाब बढ़ाने पर आयतन जो है ना वो कम हो जाएगा। फिर हमने चार्ल्स के नियम की बात की थी, हमने गैलोसिक के नियम की बात की थी, और हमने एवोगाड्रो यानी कि एवोगैड्रो के लॉ की बात भी की थी।
जिसमें हमने आयतन जो था उसको मोलों की संख्या के साथ कनेक्ट किया था, तो आपने कहा ओके सर, सिंपल सी बात है। तो गैस के हमने कितने नियम पढ़े थे? तो भैया अपन ने गैस के जो है वो 4 नियम पढ़े थे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया वाली बात। तो गैस के हमने 4 नियम पढ़ लिए थे। बॉयल का पढ़ा था, चार्ल्स का पढ़ा था, गैलोसिक का पढ़ा था, एवोगाद्रो का पढ़ा था। इनमें से 3 जो नियम थे, बात समझ में आई, उसको हमने आपस में मिलाया था और हमने निर्माण किया था, हमने डिजाइन किया था आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलेंगे? तो भाई आइडियल गैस इक्वेशन इंग्लिश में भी लिख देते हैं, है ना, आइडियल और गैस और इक्वेशन। चलो बहुत बढ़िया वाली बात है। तो हमने फिर बना दी आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको आप लोग कहते हो PV = nRT, इस पूरे चैप्टर का आपका फेवरेट टॉपिक। ठीक है भाई, बहुत सारे इसके अपन ने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे, तो कहानी और इंटरेस्टिंग और इजी हो गई थी। इसके बारे में बहुत सारी चीजें अपन ने पूरा ज्ञान गणित सब ले लिया। चलो खत्म बात। फिर हमने एक बात की कि भैया ऐसी गैसें जो कि आपके PV = nRT को फॉलो करती है, गैस के नियम को फॉलो करती है, उसको हम क्या कहते हैं? आदर्श गैस कहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? आदर्श गैस बोलेंगे। बात समझ में आई? अब जैसे तैसे आपने आदर्श गैस के बारे में पढ़ा और उसके बाद आती है एंट्री किसकी? भाई वास्तविक गैसों की। फिर आपको पता चलता है कि सारी जो गैसें होती है ना, बात समझ में आ रही है, वो आदर्श नहीं होती है, वो कैसी होती है? वास्तविक गैसें होती है। और आज आपको ये पता चलेगा कि इस पूरी दुनिया में किसी भी ताप और दाब के लिए कोई ऐसी गैस ही नहीं है, राइट, जिसको आप क्या कह सकते हो भाई? आइडियल गैस या फिर आदर्श गैस कह सकते हो। मतलब इस दुनिया की जितनी भी गैसें हैं वो सब कैसी होती है? वास्तविक गैस होती है। मतलब अब ये वाली जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी कैसे होने वाली है? बदलने वाली है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3 रिवीजन वाले अपने टॉपिक्स थे, इसको आप बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करेंगे और हम चलेंगे किसकी तरफ? अब आदर्श गैस से विचलन क्यों होता है या आदर्श व्यवहार से गैसों का विचलन क्यों होता है, इस बात को समझने के लिए आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलो पक्का? तो आपने कहा हाँ सर, एक तगड़ा वाला, तड़कता भड़कता, शानदार वाला जो है क्विक रिवीजन हो चुका है और अब हम बात करने वाले हैं एकदम काम की। बहुत ध्यान से देखेंगे। तो देखो बच्चों, भाई सीधी सी बात है कि जितनी भी गैसें हमारे पास हैं, ठीक है, सभी गैसें या विभिन्न गैस नियमों की यदि हम बात करें और गैस समीकरण PV = nRT की बात करें, तो इसका पालन करती हैं कब? जब कोई विशेष तापमान और विशेष दाब होता है तब। बात समझ में आ रही है? और ऐसी गैस जो कि सभी ताप पर, मतलब कोई भी टेम्परेचर हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ऐसी गैसें भैया जो कि सभी ताप पे और सभी दाब पे, मतलब टेम्परेचर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक आइडियल स्टूडेंट क्या होता है? बताओ जल्दी बताओ, आइडियल स्टूडेंट क्या होता है? जैसे आइडियल स्टूडेंट होता है ना, वैसे आइडियल गैस भी होती है। एक आइडियल स्टूडेंट क्या होता है? और बोलेंगे सर हम तो नहीं है, हम तो एग्जाम के टाइम पर ही पढ़ते हैं। एक आइडियल स्टूडेंट ये होता है जो हर समय, ठीक है, क्या करता है भाई? पढ़ाई ही करता रहता है। यहां पर मेरा जो बात है वो सिर्फ किताबी पढ़ाई से नहीं है, सीखने की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो एक आइडियल स्टूडेंट वो होता है बेसिकली जो हर समय पढ़ाई करता रहता है। एक आइडियल स्टूडेंट वो होता है जिसके ऊपर प्रेशर कम हो या ज्यादा हो, वो हमेशा क्या करता रहता है भाई? पढ़ाई करता रहता है। अब आते हैं लीजेंड्स, यानी कि रियल स्टूडेंट। अच्छा जी, अब ये जो रियल स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिसमें अधिकांश बच्चे आते हैं, जिसमें हो सकता है आप भी आते हो, जिसमें हो सकता है मैं भी आता रहा हूं, ठीक है। अब ये जो रियल स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये पता है क्या करते हैं? ये बड़े रियलिस्टिक होते हैं, आइडियल नहीं होते हैं। दे आर लाइक नहीं नहीं, जब तापमान बढ़ेगा, ठीक है, जब पिताजी जो है बढ़िया वाली प्रसाद देंगे उसके बाद ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। जब एकदम एग्जाम का प्रेशर आ जाएगा तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो भाई जैसे बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, आइडियल और रियल, ऑन द सेम वे गैसें भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन सी? तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो देखो, एक तो आपकी आइडियल गैस होती है जिसको आप आदर्श गैस कहते हो, ठीक है। उसका काम क्या होता है कि भैया तापमान कैसा भी हो, तापमान जो है वो कैसा भी हो, दाब जो है वो कैसा भी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों परिस्थितियों में क्या करती है? तो बहुत ध्यान से देखेंगे, तो दोनों ही परिस्थितियों में वो जो PV = nRT लिखा हुआ है ना, उसका क्या करती है भाई? पालन करती है। सभी गैस के जो नियम है उसका क्या करेगी? पालन करेगी। ऐसी गैस को अपन ने आइडियल गैस या फिर आदर्श गैस कहा था। बात समझ में आई?
पर हमारी जानकारी में, मतलब यदि हम ध्यान दें, हमारे आसपास जितने भी गैसें हैं, तो सामान्य रूप से ज्ञात जितनी भी गैस हैं, इसमें अब कुछ एक ले लेते हैं, बहुत सिंपल वाली बात। मैंने कहा भाई हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने मिलकर मीथेन का निर्माण कर लिया, और भी बहुत सारी हो गई, CO2 हो गया, मैंने कहा भाई N2 हो गया, मैंने कहा O2 हो गया। ठीक है जी। तो अब ऐसी कोई गैस ही नहीं है जो आपकी आइडियल गैस होगी, बात समझ में आई? क्योंकि अब ये वाली जो लाइन लिखी है ना, इसको बड़े ध्यान से आप सभी के सभी देखेंगे। देखो बेटा, कोई भी गैस ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार नहीं दर्शाती। अरे बाबा, सभी गैसें, बात समझ में आई, सभी गैस जो है वो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में, बात समझ में आ रही है, आदर्श गैस जैसा कोई भी व्यवहार नहीं दर्शाती है। और ऐसी जो गैसें होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक गैस बोलते हैं। बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, यदि कोई गैस PV = nRT फॉलो कर रही है, इसका मतलब वो आदर्श है। मतलब कोई भी गैस आदर्श है ही नहीं, बस पढ़ा है हम लोगों ने, राइट। और किसी भी तापमान पे और दाब पे यदि कोई भी गैस PV = nRT फॉलो नहीं कर रही है, तो ये आपकी कौन सी गैस है? तो भैया ये वास्तविक गैस है। और सीधी सी बात यह है कि तापमान और दाब एक समान हो ही नहीं सकता। जहां ठंडियों के टाइम पर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, गर्मी के समय पर भैया 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 45 तो ज्यादा हो गया, 42 तो हो ही जाता है, कहीं कहीं 45 भी हो जाता है। तो भैया तापमान और दाब जो है वो एक समान हो ही नहीं सकता। मतलब सीधी बात है कि कोई भी गैस आदर्श नहीं है, सारी की सारी जो है वो कैसी है? वास्तविक गैस है। कैसी है? वास्तविक गैस है। टिप लो, बढ़िया से कॉपी में छाप लो इसको, बहुत शानदार वाली बात। ठीक है, चलिए अब ये वाली कहानी तो खत्म हो गई, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये गैसें, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये गैसें ऐसा व्यवहार, मतलब कैसा व्यवहार? आदर्श गैस जैसों का व्यवहार जो है कम दाब और उच्च ताप की परिस्थितियों में ही करती हैं, और विपरीत परिस्थितियों में अधिकतम विचलित हो जाती हैं। अब आप बोल रहे होंगे सर इस वाली लाइन में कवि कहना क्या चाहते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, जब हम वास्तविक गैसों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वास्तविक। जब हम बात करते हैं वास्तविक गैसों की, बात समझ में आई? जब भी हम बात करते हैं इसके रियल गैसों की, वास्तविक गैसों की बात करते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर लिखी हुई थी, ठीक है, इनके लिए सिचुएशन क्या है? बहुत ध्यान से देखना, यहां कहीं पर लिखा होगा कम दाब और होगा उच्च ताप। ठीक है, कम दाब होगा, मतलब प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब वास्तविक गैसें जो हैं वो थोड़ी बहुत किसके जैसा बिहेव करेंगी? तो भैया आदर्श गैसों के जैसा बिहेव करेंगे। तो ना यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, और ये क्वेश्चन आएगा 11th क्लास में, आप किसी भी बोर्ड में हो, आप स्कूल एजुकेशन की बात करें, आप CUET की बात करें, आप JEE की बात करें, या फिर आप नीट की बात करें, हमेशा ध्यान रखिएगा ये सवाल आता ही आता है कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें वास्तविक गैसें थोड़ा बहुत आदर्श गैसों जैसा बिहेव करती हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ बाबू कौन सी सिचुएशन है जिसमें वास्तविक गैसें आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस जैसा बिहेव करती हैं। तो आपको लिखना होगा सर 2 कंडीशन है, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए भाई? ज्यादा होना चाहिए, और प्रेशर कैसा होना चाहिए? तो भैया कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, प्रेशर आपका कम होगा यदि ऐसा हो रहा है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर यदि आपका कम होगा, यदि ऐसा हो रहा है तो जितनी भी वास्तविक गैसों को आप जानते हो वो थोड़ा थोड़ा आदर्श गैस के जैसा बिहेवियर करना शुरू कर देंगी। पर यदि ऐसा नहीं है, मतलब कि दाब जो है वो बढ़ा दिया गया है और तापमान यदि कम कर दिया गया है, तो ऐसी गैसें वास्तविक गैसें कहलाती हैं और वो जो है आदर्श गैस जैसा बिहेव नहीं करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आदर्श गैस होने के लिए जो गैसें हैं, वास्तविक गैस है, उनके साथ सिचुएशन क्या है? दाब कम होना चाहिए, और जो ताप है वो कैसा होना चाहिए भाई? ज्यादा। सीधी बात है, टेम्परेचर ज्यादा रखो, प्रेशर जो है वो कम रखो, वास्तविक गैस क्या बन जाएगी? आदर्श गैस बन जाएगी। बात समझ में आएगी? बोले यस सर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। अतः वे सभी गैसें जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में
इस वाली को छोड़कर, ये सबसे ऊपर जो लिखी हुई है इसको छोड़कर आदर्श गैस के व्यवहार को नहीं सॉरी आदर्श गैस के व्यवहार को नहीं दर्शाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? वास्तविक गैस से बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? रियल गैस बोलेंगे, उसको हम वास्तविक गैस बोलेंगे। बात समझ में आ गई? मुद्दे की बात, जितनी भी गैस है हमारे आसपास है वो सारी की सारी कैसी है भाई? वास्तविक है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। आदर्श गैस हो ही नहीं सकती, सारे जो गैस के नियम है उसको कोई भी गैस फॉलो कर ही नहीं सकती। फॉलो करवाना है तो एक सिचुएशन लगानी पड़ेगी कि हाँ सर दाब कैसा होगा भाई? कम होगा, और ताप कैसा होगा? तो भैया ज्यादा होगा। ऐसा यदि आपने किया तो वास्तविक गैसें जो है वो आदर्श गैस जैसा बिहेव करेंगी, पर ज्यादा देर नहीं करने वाली है। ठीक है, नोट किया जाए। पक्का? यस सर। तो बस खत्म हो गया खेल, है ना? अब यदि खेल खत्म हो गया तो सवाल पैदा होता है कि सर आज अपन क्या पढ़ेंगे? तो आज हम ये पढ़ेंगे कि ये विचलन कैसे होता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं भाई बॉयल का नियम, ठीक है? मैं कह रहा हूं बॉयल का नियम 1 मिनट जो है, ठीक है, 1 मिनट जो है ग्राफ से नजरें हटा लो और जो चीज बताई जा रही है उस पर देख लो। 1 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी, एकदम खल्लास। ठीक है, देखो बॉयल का नियम कहता है कि भैया ऐसा होगा, यही कहता है बॉयल का नियम। मतलब ये कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, बॉयल का नियम कहता है कि जब हम तापमान दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, दाब घटाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। ये बॉयल का नियम कहता है। मतलब ये कि जो आयतन होगा वो कैसा होगा भैया? तो आयतन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के साथ में। वॉल्यूम जो है राइट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के साथ में। आयतन जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके साथ में भाई? दाब के साथ में। इंग्लिश हिंदी अपन दोनों लेते चलेंगे, ठीक है, 11th क्लास में, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प मिलती है और समझने में भी हेल्प मिलती है। चलिए, तो यहां पर अपने पास क्या हो गया भाई? बॉयल का नियम हो गया जो कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद 1/P। आपने कहा ओके सर, इसको थोड़ा अपन और आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो क्या मुझे यहां पर K लिखना पड़ेगा? बोलो यस सर। फिर मुझे यहां पर P लिखना पड़ेगा। आप सभी जानते हो कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहां पर क्या आ जाता है? अच्छा, ये समीकरण ऐसा भी तो हो जाएगा ना, K बराबर नियत, यानी कि फिक्स्ड, यानी कि कोई बदलाव नहीं। ऐसा भी तो हो जाएगा कि नहीं होगा? तो कोई बदलाव नहीं होगा जब हम बात करेंगे किसकी? ठीक है, तो वॉल्यूम इनटू प्रेशर यानी कि आयतन गुणा दाब का जो भी आएगा गुणांक, आप गुणनफल निकल कर वो कैसा हो जाएगा भाई? एकदम नियत हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका बॉयल का नियम। बात समझ में? ये किसका नियम हो गया भाई? बॉयल का नियम हो गया। मतलब अब भाई सीधी सी बात यह है कि V और P या PV जो है वो आपका कैसा हो गया? एकदम फिक्स्ड हो गया। ये कैसा हो गया? एकदम फिक्स्ड हो गया इसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो अब यदि मैं एक ग्राफ बनाता हूं, बड़े ध्यान से देखना, बस यहीं से खेल शुरू होता है। अब मैं PV और P के बीच में यदि एक आरेख बनाता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं, तो इसको हमने कह दिया भैया ये फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है मतलब यदि मैंने यहां पर एक पॉइंट बना दिया, ना तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा और ना ही ये पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा। हर सिचुएशन पे PV कैसा होगा? तो भैया PV आपका फिक्स्ड होगा, नियत होगा। नियत बोले तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, आपने कहा ओके। अब भले ही आप प्रेशर कितना भी बढ़ा दीजिए, भले ही आप वॉल्यूम कितना भी चेंज कर दीजिए, पर PV जो है वो आपका कैसा होगा भाई? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसका मतलब हमको यहां पर एक ग्राफ मिलेगा, एक लाइन ऐसी मिलेगी। आप देखो प्रेशर की वैल्यू में बहुत चेंज आ रहा है। देखो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, पर आपका जो PV है, आपका जो P इंटू V है वो कैसा है? कांस्टेंट का कांस्टेंट, यानी कि नियत का नियत बना हुआ है। आपने कहा हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो यदि कोई गैस इस ग्राफ को फॉलो करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आदर्श गैस। बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि कोई गैस इस वाले ग्राफ को फॉलो करती है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? आदर्श गैस बोलेंगे। बात समझ में आई? इस ग्राफ को यदि फॉलो नहीं करती तो वो क्या हो जाएगी? आपकी वास्तविक गैसें हो जाएंगी। तो अब आप उधर देख लो, अब आप वहां पर देख सकते हो। तो जैसे बॉयल का नियम हमने लिया था, जैसे PV इज इक्वल टू nRT हमने लिया था, वहां से भी अभी हम सॉल्व करेंगे, राइट? तो भैया सीधी लाइन यदि है तो इसका मतलब क्या होगा? आदर्श गैस होगा।
और यदि ये लाइन इधर उधर टहलते हुए, मटकते हुए, लचकते हुए जा रही है, इसका मतलब वो आदर्श गैस नहीं है, वो रियल गैस है। जो एकदम सीधी लाइन बन रही है किसकी, पीवी की, वो आपकी आदर्श गैस होगी। और एकदम जो ऐसे टहलते 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 जा रही है, वो आपकी वास्तविक यानी कि रियल गैस होगी। खत्म। चलो इसको हटाते हैं यहां से, इसका काम हो गया बेटा, है ना। तो बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा। हर वो लाइन जो इसके अलग है, हर वो लाइन जो इसके अलग है, उसको हम बोलेंगे लाइन किसके लिए होगी, तो भैया सीधी सी बात तो वास्तविक गैस के लिए होगी। और क्योंकि जब आप सीधी लाइन पर ना जाकर, क्योंकि जब आप सीधी लाइन पर ना जाकर इधर उधर टहलते मटकते लहराते बल खाते जाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विचलन हो जाना। बात समझ में आई? इसको क्या बोलेंगे भाई, विचलन हो जाना। हम कह रहे थे सीधी लाइन बननी चाहिए तो आदर्श गैस होगी, पर यदि वो लाइन कैसी हो जाती है, विचलित हो जाती है, इसका मतलब ये कि कभी वो नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी सिर्फ ऊपर रहेगी, कभी सिर्फ नीचे रहेगी। यदि ऐसा है तो हम बोलेंगे कि वो क्या हो चुकी है भैया, विचलित हो चुकी है। बात समझ में? इसका मतलब ये विचलन का मतलब यहां पर क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वास्तविक गैस से, वास्तविक गैस पीवी एवं, अरे यार रुको, वास्तविक गैस पीवी एवं क्या था, पी था ना, पी के बीच सीधी रेखा में आरेख नहीं देती है। अरे बाबा, नहीं देती। ये सब वास्तविक गैस हैं, जिसमें आपका हीलियम है, जिसमें आपका हाइड्रोजन है, जिसमें आपका CH4 है, जिसमें आपका CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। चलो तो विचलन का मतलब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है भैया। विचलन का मतलब होगा वास्तविक गैस से पीवी और पी के बीच के जो आरेख होगा, उसमें सीधी रेखा में आरेख नहीं देती है। मतलब या तो वो आदर्श गैस से ऊपर होंगी, या तो नीचे होंगी, या फिर दोनों होंगी। तो विचलन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो आदर्श गैस थी आपके पास, बोलो यस सर। आदर्श गैस कैसा, तो भैया सीधी लाइन, एकदम सीधी लाइन, बोलो यस सर, सीधी लाइन। इसलिए आप देखना कोई भी गैस किसी भी प्रेशर की वैल्यू पर आदर्श है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? कोई भी गैस प्रेशर की किसी भी वैल्यू पर आदर्श है ही नहीं। इसलिए आप देखना, मैंने आदर्श गैस में सिर्फ लिखा हुआ है, हमने उदाहरण कुछ भी नहीं लिया है। हमने यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है, उदाहरण कुछ भी नहीं लिया है। पर यदि हम बात करते हैं किसकी, भाई वास्तविक गैस होती है, आदर्श, वास्तविक, अरे यार बन जा भाई, वास्तविक। यदि हम बात किसकी करते हैं, तो भैया वास्तविक गैसों की यदि हम बात करेंगे तो ये कैसी होंगी, विचलित होंगी। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है आदर्श व्यवहार से गैसों का विचलन। इसलिए इसका नाम क्या है, तो भैया आदर्श व्यवहार जो भी होगा उससे गैसों का क्या होगा, विचलन होगा। मतलब यहां पर इसी ग्राफ के बारे में बात हो रही है, दैट्स ऑल। क्लियर है? तो भी डिफरेंस वगैरह भी अपन देखेंगे, इसके अंदर की जितनी चीजें हैं, है ना, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। आप तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर लो, बढ़िया से नोट करेंगे आप, ठीक है। चलिए, सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि सीधी लाइन यदि अपने को मिल रही है तो आदर्श गैस होगी। सीधी लाइन के अलावा जो भी अपने को मिल रही है तो वो वास्तविक गैस होगी। अब क्योंकि यहां पर जो आपको आरेख मिल रहा है वो सीधी लाइन से या तो ऊपर मिल रहा है या फिर नीचे मिल रहा है, मतलब विचलित हो रहा है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे आदर्श व्यवहार से गैसों का विचलन होना। ठीक है ना, नोट कर लो, ठीक है। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं बच्चों, जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हमने क्या किया, यदि हम बॉयल के नियम की बात करें तो बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल का नियम कहता है ये, मतलब आप यदि एक ग्राफ बनाओगे, यहां पर आप P रखोगे, यहां V रखोगे, तो ये ग्राफ बनेगा। यही है ना बॉयल का नियम। ये कहता है कि भैया प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो यदि मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं, यदि मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं तो भाई ग्राफ मुझे ऐसे ही मिलेगा कि वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये बॉयल का नियम हो गया। अब वहां पर यदि आप देखेंगे तो आपको दो चीजें मिल रही है,
आपको दो ग्राफ यहां पर मिल रहे हैं एक लाल कलर वाला और एक नीले रंग वाला। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपका जो लाल कलर वाला है ना वो आदर्श गैस है और जो नीला वाला है वो है आपका वास्तविक गैस। रेड कलर से जो भी आपको दिख रहा है वो आपके आदर्श गैस जो है उसका लिए ग्राफ दिया हुआ है, और यदि आप नीले कलर वाले को देखेंगे तो वो आपके वास्तविक गैस के बारे में ग्राफ दिया हुआ है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। आप बहुत ध्यान से यदि देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जब ज्यादा ताप है, रुको, जब जो है ताप कैसा है तो भैया ज्यादा है, ताप, अच्छा ताप नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। जब दाब जो है वो कैसा है तो आपने कहा सर दाब कैसा है, भाई दाब जो है वो ज्यादा है। अब दाब ज्यादा आपको यहां दिख रहा होगा, देखो ये दाब बना हुआ है तो ऑब्वियसली इधर पे दाब कैसा होगा भाई, ज्यादा होगा, और यहां पर दाब कैसा होगा तो देखो भाई सीधी सी बात है, कम होगा बच्चों, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बहुत ध्यान से देखना, ज्यादा दाब, और यहां पर मैं लिख देता हूं कम दाब। अब आप बोलेंगे सर अब आएगा मजा, क्योंकि यहां से जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा होगा, प्रॉपर्ली कनेक्ट होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली सिचुएशन जब हमने कहा कि भैया दाब जो है वो बहुत ज्यादा है, पहली सिचुएशन जब हमने कहा कि दाब जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आप ध्यान से देखिए विचलन बहुत ज्यादा है, बहुत गैप है दोनों ग्राफ के बीच में, दोनों आरेखों के बीच में जो आपको दिख रहा होगा गैप ज्यादा दिख रहा होगा। इसका मतलब ये ज्यादा दाब पर आपने एक चीज देखी कि आरेख के बीच कैसा है, तो गैप की यदि आप बात करेंगे इसका मतलब गैप कैसा है, ज्यादा है, मतलब कि विचलन भी कैसा है, तो आपने कहा सर विचलन भी कैसा है, सर विचलन जो है वो भी ज्यादा है। चलो भैया पहली वाली कहानी एकदम क्लियर हो गई, पर यदि हम दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कम दाब, अरे बाबा हम कहते हैं कम दाब। अब जब हम कहते हैं कम दाब तो वहां पर आप देख रहे होंगे गैप बहुत कम है, दोनों ग्राफ एक दूसरे के लगभग पास में है, देखो यहां पर तो मिल ही गए थे, यहां पर जो है दोनों ग्राफ से एक दूसरे के लगभग पास में। इसका मतलब ये कि विचलन जो है, विचलन कैसा है, तो बच्चों विचलन कैसा है, कम है। अब विचलन यदि कम है इसका मतलब ये हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कम दाब पर ठीक है वास्तविक गैसें, वास्तविक गैस जो होगी ना, कम दाब पर वास्तविक गैस, आदर्श गैस, कम दाब पर जो भी वास्तविक गैस होगी वो आदर्श गैस के लगभग समान व्यवहार दर्शाती है, खत्म बात, इतनी सी कहानी थी, बात समझ में आ गई। तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों चीजों को कॉपी में नोट किया जाए, बढ़ते हैं आगे, मजा आएगा। चलिए भैया, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब दाब कैसा होगा, ज्यादा होगा, तब विचलन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। जब दाब कैसा होगा तो भाई कम होगा, राइट। जब दाब कैसा होगा, कम होगा, तो विचलन जो है वो भी कैसा होगा, कम होगा। ध्यान से देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है ना। अब आपने नोट कर लिया, तो अभी काम करते हैं कि जो विचलन होगा, ये तो अभी हम थ्योरेटिकल तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। पर इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक पैरामीटर तो बनाना पड़ेगा भाई, कोई ना कोई सूत्र तो हमें बनाना पड़ेगा जिससे हम बता सके कि हाँ भैया विचलन कम हुआ है या फिर ज्यादा हुआ है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, चलो ये वाली बात हम देख चुके हैं, है ना। बड़े ध्यान से देखिएगा, तो विचलन का जो अध्ययन था हम वो करने वाले हैं, और यहां पर हमारी हेल्प कौन करेंगे, तो बड़े भयंकर से नाम लिखे हुए हैं इसमें, एमेगेट और एंड्रस जैसे जो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, इसमें चार्ल्स हैं, बॉयल्स हैं, बहुत सारे इसमें लोग हैं, राइट, जिन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अपना क्या रखा है, वही व्यू रखा है और कॉन्सेप्ट दिया है। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, नीचे कुछ एक पॉइंट्स दिए हैं, वहां से हम समझेंगे कि विचलन जो है वो किस प्रकार से होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो, दाब के सापेक्ष आदर्श गैस व्यवहार से विचलन का अध्ययन किसी दिए गए तापमान पर दाब बनाम
आयतन वृत्त खींचकर किया जा सकता है, जिसको बेसिकली हम लोग बॉयल का नियम कहते हैं, जिसको हमने यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसी ग्राफ के बारे में कभी यहां पर बात करना चाहते हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। चलिए भैया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, वास्तविक गैस का जो वृत्त है यानी कि आरेख है, इसको वृत्त कहते हैं बेटा, है ना। एक तो जब से आप कक्षा 11वीं में आए हो, हर दिन आपको नए नए शब्द सुनने के लिए मिलते हैं, अलग समझ में ही नहीं आता कि आप पढ़ तो केमिस्ट्री रहे हो, फिर अचानक से मैथ्स की एंट्री होती है, और केमिस्ट्री में तो थोड़ी मैथ्स की एंट्री कम होती है, मतलब फिजिक्स की तो भयंकर वाली, फिजिक्स के अंदर जो मैथ्स की एंट्री हुई है वो भयंकर वाली हुई है। बहुत सारे बायो वाले स्टूडेंट जो थे उन्होंने मैथ से बचने के लिए बायोलॉजी ली थी और गड़बड़ हो गई। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि भैया बायोलॉजी तो ले ली पर फिजिक्स में फिर मैथ से उनका सामना हो जाएगा। तो चलो ठीक है भाई, तो दाब और आयतन यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम, इसको लिख भी देते हैं ना, प्रेशर हो गया और यहां पर आ जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों को हमने यहां पर लिख दिया। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो बात समझ में आ रही है। तो हमने कहा कि भैया अत्यधिक दाब जब भी होगा तो वास्तविक गैस का आयतन आदर्श गैस के आयतन से अधिक होता है, और कम दाब पर ये दोनों आयतन लगभग कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। बिल्कुल हमने यहां पर देखा। ठीक है, ध्यान से देखो कि भाई जब दाब ज्यादा है तो दोनों के आयतन में भी डिफरेंस है। देखो एक यहां बना दिया, एक मैंने यहां पर बना दिया, ये यहां पर ऊपर से आप लाइन खींचेंगे तो दोनों के आयतन में डिफरेंस है जब प्रेशर ज्यादा है, और जब प्रेशर कम है तो आप देखेंगे कि भाई जो आयतन है ना उसमें डिफरेंस बहुत कम हो गया है। चलिए भैया, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी थी, और बढ़ेंगे आगे, आ जाओ। ठीक है, चलो सारे पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से कॉपी में नोट करेंगे। चलिए भैया, तो अब हमने इसको समझने के लिए क्या किया, हमने इसमें संपीडितता या संपीड्य कारक जो है उसको हमने डिजाइन किया, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे? Z से करेंगे। अब सवाल पैदा होता है, सर ये क्या चीज है? बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, विचलन क्या होगा, ठीक है ना, संपीड़ितता फैक्टर जो है आपका Z जो है, इसको हम क्या करेंगे, तो भैया विचलन को मापने का कारक है। क्या है? तो ये विचलन को मापने का एक क्या है, तो भाई कारक है। ये जो भी विचलन हो रहा है वास्तविक और आदर्श गैसों के बीच में, उसको मापने का यहां पर एक कारक दिया हुआ है। इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या संपीड़ित कारक कह सकते हैं, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ऐसा हमने क्यों किया, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो आदर्श गैस के लिए Z बराबर कितना होगा भाई? 1 होगा। हमने कहा कि हम Z बराबर रख रहे हैं PV बराबर nRT। आपने कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा कि सर आदर्श गैस यदि होगी, आइडियल गैस यदि होगी, इसका मतलब यह हुआ कि PV इज इक्वल टू क्या होगा? nRT होगा। तो इस nRT को आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो Z जो है वो हो जाएगा आपका nRT बट्टे nRT। इससे ये गया, Z बराबर कितना आ गया? तो भैया 1 आ गया। Z बराबर कितना आ गया? तो 1 आ गया। चलो यहां तक की भी कहानी क्लियर है। तो आदर्श गैस की जब भी हम बात करेंगे, Z बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और वहां पर एक नया नियम निकल कर आएगा कि भैया PV इज इक्वल टू nRT है। पर यदि हम बात करते हैं वास्तविक गैसों के बारे में, तो जितनी भी वास्तविक गैसें हैं, राइट, यहां पर Z जो है 1 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर PV बराबर nRT होगा ही नहीं। या तो PV की वैल्यू nRT से ज्यादा होगी, या फिर PV की वैल्यू जो है वो nRT से कैसी होगी? कम होगी। बड़ी सिंपल सी कहानी, या तो PV की वैल्यू nRT से कैसी होगी? ज्यादा होगी, या फिर PV की वैल्यू nRT से कैसी होगी? कम होगी। बस नेगेटिव नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कि Z जो है -1 नहीं हो सकता, Z जो है 1 नहीं हो सकता। इन दोनों के अलावा Z कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के अलावा Z जो है वो भैया कुछ भी हो सकता है। Z -1 नहीं हो सकता, Z 1 नहीं हो सकता। इन दोनों के अलावा Z कुछ भी हो सकता है। मतलब कि PV जो है, देखो PV जो है वो nRT से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता। खत्म खेल। चलो और PV या nRT जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, क्योंकि यदि नेगेटिव में होंगे तो क्या होगा? आपका आंसर जो है वो बदल जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आपकी सिचुएशन। ठीक, तो यदि आपसे कोई पूछे कि भैया Z क्या है, संपीड़ितता कारक आपका जो है वो क्या है, तो आपको बताना है कि भैया एक ऐसा कारक जिससे हम आदर्श गैसों से जो आपकी भूल गया मैं, वास्तविक गैसें हैं, इसमें जो भी विचलन होगा उस विचलन को मापने के लिए हमने एक नया क्या बनाया? तो भाई गुणांक बनाया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक नया कारक हमने बनाया, एक नया फैक्टर हमने बनाया, उसको हम Z से दर्शाते हैं। आपने कहा ओके सर ये तो बहुत बढ़िया है।
अब हमारे पास दो ही सिचुएशंस है भाई, कौन सी दो सिचुएशंस है वो हम देख लेते हैं। तो भैया दो ही सिचुएशन है, बड़ी सिंपल सी, यदि, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यदि z की वैल्यू, देखो दो सिचुएशन है, दोनों को मैं बिल्कुल ऐसे गुलाबी वाले रंग से जो है बिल्कुल ऐसे गोला बना देता हूं। यदि z का मान 1 से कम होगा या फिर z का मान जो है वो 1 से ज्यादा होगा, दो ही सिचुएशन है। आपने कहा हाँ जी सर, ये ग्राफ तो अपन बना चुके हैं यार, चलो कोई बात नहीं, हेल्प हो जाएगी, है ना। तो अब यहां पर दो ही सिचुएशंस होगी कि जो z है, बात समझ में आई, या तो उसका मान कितना होगा 1 से कम होगा, या फिर क्या होगा तो भाई 1 से ज्यादा होगा। चलो देखो, अब z का मान 1 से यदि कम है, z का मान यदि 1 से कम है, अब z क्या था आपका, तो भाई z ये था आपका PV बटे nRT। अब आप कह रहे हो कि सर z का जो मान है 1 से यदि कम है, इसका मतलब ये हो गया कि जो PV होगा वो छोटा होगा nRT से, सीधी सी बात। तो आपका न्यूमरेटर जो है, बात समझ में आ रही है, यदि आपका अंश छोटा होगा, अंश होता है ना ऊपर वाला नीचे वाला, हर अंश यदि आपका छोटा होगा, हर यदि आपका बड़ा होगा, तो z की वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, सिंपल सी कहानी, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगी सिचुएशन, सही है ना, सिचुएशन बिल्कुल सही है। चलिए, तो z का मान यदि 1 से कम हो गया तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इस विचलन को ऋणात्मक विचलन कहेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि z का मान यदि आपका 1 से कम होगा, बात समझ में आ रही है, तो इस विचलन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, यदि 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 z का मान 1 से कम है, राइट, इसका मतलब यह हुआ, दो चीजें निकल कर आई, इस विचलन को हम ऋणात्मक विचलन बोलेंगे। सीधे सीधे 1 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ नेगेटिव डेविएशन या फिर ऋणात्मक विचलन जो है वो क्या है, तो यह विचलन जो है वो कहलाएगा आपका ऋणात्मक विचलन, क्योंकि यहां पर z1 से कम है। दूसरी कहानी निकल कर आई कि जो गैस है ना, वो आदर्श गैस के व्यवहार से अधिक संपीड़ित है। कैसी है, संपीड्य। कैसी है, तो भाई संपीड्य ज्यादा है, ज्यादा संपीड्य होगी, ठीक है, ज्यादा संपीड़ित हो सकती है आपकी जो गैस है। तो z का मान यदि कम आया तो दो चीजें निकल कर आई, उसको मैं इधर पे लिख देता हूं, यहां पर अपन लिख देते हैं, z का मान यदि 1 से कम आया तो दो चीजें कल निकल कर आई कि गैस जो है, गैस आदर्श गैस से ज्यादा, देखो वही लिखा होगा, आदर्श गैस से कैसी है, तो भाई ज्यादा संपीड्य है, समपीड्य है। गैस जो है वो आदर्श गैस से कैसी है, ज्यादा संपीड्य है। दूसरी बात ये, इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक विचलन। क्या बोलेंगे, तो भैया इसको हम बोलने वाले हैं ऋणात्मक विचलन। कहानी खत्म। तो एक तरफ z का मान जो है वो कम आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि सर यदि z जो है उसका मान कैसा आ जाए, भाई कम, 1 से ज्यादा आ जाए। अब देखो, गैस जो है आदर्श गैस से कैसी होगी, ज्यादा संपीड्य हो सकती है, ठीक है, ज्यादा जो है ये संपीड़ित हो सकती है, ज्यादा कंडेंस हो सकती है, और इसको अपन बोलेंगे ऋणात्मक विचलन। सवाल पैदा होता है कि सर इसका ग्राफ कैसा होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर हमने V बनाया था, यहां पर हमने PV बनाया था, और ये हमारी आदर्श गैस थी। ये आदर्श गैस का ग्राफ था। आपने कहा हाँ जी सर। अब ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे ग्राफ यहां पर कैसा आएगा, तो भैया नीचे की तरफ आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो अब यदि हम कह दें कि भाई जो z है उसका मान 1 से ज्यादा है, z का मान यदि 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि जो PV होगा वो बड़ा होगा किससे, तो भाई nRT से बड़ा होगा, और वहां पर जो आपका PV है वो छुटकू होगा। खत्म खेल। तो यहां पर जो PV है वो छुटकू होगा nRT से। चलो भैया बहुत बढ़िया जी, ठीक है। तो इधर पे PV जो होगा वो nRT से छोटा होगा, वहां पर जो PV है वो nRT से कैसा होगा, भाई बड़ा होगा। चलो अब वहां पर क्या निकल कर आता है वो देखते हैं। चलो तो यहां पर पहली बात ये निकल कर आती है कि जिस भी गैस की आप बात करोगे वो आदर्श गैस से, जिस भी गैस की आप बात करोगे वो आदर्श गैस से क्या होगी, तो देखो यहां ज्यादा थी, ये कम संपीड्य होगी। क्या होगी, तो भैया कम संपीड्य होगी। मतलब ये कि इसको आप बहुत ज्यादा संपीड़ित नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा आप इसको नहीं दबा सकते, वजनदारी में रहेगी। गैस को ज्यादा नहीं दबा सकते, गैस कैसी रहेगी, एकदम वजनदारी में रहेगी, ज्यादा दबा नहीं सकते भैया आप उसको, आदर्श गैस से भी कम दबेगी वो।
और वहां पर आपकी जो गैस रहेगी, जब Z का मान किससे आएगा, तो भाई 1 से कम आएगा तो गैस को दबाया जा सकता है, गैस के अणु को प्रताड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर भी एक विचलन अपने को मिलेगा। देखो ना, सीधा जा रहा है तो आदर्श गैस, नहीं जा रहा है तो विचलन है। नॉर्मल आदमी सीधी लाइन में चलता है, ठीक है, और ऐसा आदमी जिसका फेवरेट फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, बात समझ में आ रही है, वो विचलित होता हुआ चलता है, ऐसा इधर 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 चला गया, कहीं उधर जाकर गिर गया। कच्छो समझ में आया? बोलो यस सर। तो विचलन का मतलब है सीधी बात इस ग्राफ से इधर उधर हो जाना। तो आदर्श गैस तो बिल्कुल डंके की चोट पर सीधी लाइन में रहेगी, पर यदि आप बात करते हैं वास्तविक गैस की, यदि आप बात करते हैं रियल गैसेस की, तो यहां पर आपका जो ग्राफ होगा उसमें हो जाएगा विचलन। चलो दूसरी वाली कहानी लिखते हैं। सीधी बात कि भैया गैस कम संपीड्य है, तो ये हो जाएगा धनात्मक विचलन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा धनात्मक विचलन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और यदि हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं ना, राइट, तो मुझे यहां पर V, मुझे यहां पर PV, और यहां पर एक सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी, और मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा आदर्श गैस। चलो तो भैया मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा आदर्श, आदर्श मतलब यहां पर लगेगा क्या? ऐसा आदर्श। ये बहुत खतरनाक र की रेप बहुत परेशान करती। तो हम बात करेंगे किसकी? आदर्श गैस। तो सीधी वाली लाइन जो होगी वो आदर्श गैस की होगी, और वास्तविक गैस की भैया ऊपर की तरफ कहीं पर होगी। कछु समझ में आया? बोलो यस सर। तो सीधी बात ये, ऋणात्मक विचलन में नीचे की तरफ, धनात्मक विचलन में जो होगा वो ऊपर की तरफ। और यहां से हम क्यों बनाए? यहां से ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ होगी। क्लियर है कहानी? तो अब एक बार क्या हुआ, नीट में एक बार हो गया बच्चों के साथ मजाक। ऐसे वाले 2 ग्राफ दे दिए गए, 3-4 ग्राफ और दे दिए गए, और बोला गया बताओ बाबूजी जो गैस है, राइट, वो आपकी धनात्मक विचलन दर्शाएगी या ऋणात्मक? तो भैया सीधी बात ग्राफ से बता दो। ऊपर है तो धनात्मक, नीचे है तो ऋणात्मक। ऊपर है तो संपीड्य कैसी होगी? तो ज्यादा संपीड्य होगी। क्या नाम है यार, तगड़ा वाला। नीचे यदि है तो संपीड्य कैसी होगी? तो भाई सॉरी, ऊपर है तो कम संपीड्य होगी, नीचे है तो ज्यादा संपीड्य। ठीक है, तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट ले लिया, छाप लेना अपने खोपड़ी में और कॉपी में, है ना। चलो आ जाओ, आते हैं इस कहानी को और आगे लेकर। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ऋणात्मक और धनात्मक विचलन तो अपन देख चुके हैं। अब यहां पर आपको दिख रही होंगी गैस। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सर यहां पर ना जो हाइड्रोजन और हीलियम है, यहां पर जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो दोनों कौन सा विचलन दर्शा रही हैं? तो भाई सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ यदि है तो ये क्या होगा? धनात्मक विचलन को दर्शाएंगी। धनात्मक विचलन यदि है, इसका मतलब क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। संपीड़ितता उसकी कैसी होगी? तो भाई कम होगी, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सिर्फ कैसा विचलन दर्शाती है? तो भाई धनात्मक। अब ये क्वेश्चन जो है वो भी नीट में पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। हर वो चीज जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो आपके एग्जाम में, नीट में, जेडबल या फिर सीयूईटी में पूछी जा सकती है। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो H2 और हीलियम की यदि हम बात करेंगे तो ये सीधे इनका ग्राफ ऊपर की तरफ ही है। इसका मतलब ये सिर्फ धनात्मक विचलन दर्शाती है। पर यदि हम बात करते हैं C और CH4 की, बात समझ में आई? तो यदि आप CO और CH4 की आप बात करोगे तो कम दाब पर, बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है, आप यदि CO की बात करोगे, CH4 की बात करोगे, तो यार तो अब तो ये तो आपको भी कनेक्ट हो रहा है बहुत बढ़िया तरीके से कि हाँ सर देखो सर, देखो जब दाब कम था, जब दाब कैसा था सर? कम था। तो भैया सीधी सी बात कि जब हम कम दाब की बात कर रहे हैं, जब हम बात किसकी कर रहे हैं भाई? कम दाब की बात कर रहे हैं। तो कम दाब पर यदि हम बात करेंगे तो ये ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। अरे बाबा, कम दाब पर जो है ये नेगेटिव कौन सा विचलन दर्शाएंगी? तो ये दर्शाएंगे नेगेटिव डेविएशन या विचलन। ये तो टॉपिक है अपना, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं इन दोनों गैसों की, और यदि हम कहते हैं कि भैया ज्यादा दाब है, सॉरी ज्यादा दाब है, ज्यादा दाब है, बात समझ में आ गई? तो ये कैसा विचलन दर्शाएंगे? तो आपने कहा सर बड़ी सिंपल सी कहानी, यदि टेम्परेचर, सॉरी मैं बार बार टेम्परेचर क्यों बोल रहा हूं, यदि प्रेशर बढ़ गया तो अब ये जो है ये धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। अरे बाबा खत्म खेल,
एकदम टाटा बाय बाय कहानी हो गई। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो अब देखो, अब तो पूरे ड्राइंग पेंटिंग बना डालेंगे यार। चलो मीथेन को टारगेट करते हैं, फेवरेट हाइड्रोकार्बन है, कक्षा 10वीं में पढ़ा था, आ जाओ। तो यहां तक आप देखना ऋणात्मक, इधर तक भी ऋणात्मक ही है, पर इस पॉइंट के बाद गुलाबी रंग से बनाते हैं। इस पॉइंट के बाद यदि आप CH4 को देखेंगे तो भाई धनात्मक दर्शा रही है इस पॉइंट के बाद यहां से। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भैया ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो प्रेशर का मान है, उस पर वो आदर्श गैस बन गई है थोड़ी देर के लिए। बात समझ में आई? तो ऐसा प्रेशर जिस पर वो आदर्श गैस बन जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? बॉयल का प्रेशर। कौन सा प्रेशर? तो भाई बॉयल दाब बोलेंगे, सिंपल सी कहानी। ठीक, तो कम प्रेशर पे यानी कि कम दाब पे कैसी थी? तो भाई नेगेटिव विचलन था। अब ज्यादा यदि आपने दाब बढ़ा दिया तो भाई धनात्मक विचलन हो गया। इस जगह पर यदि आप बात करेंगे तो कैसा था? वो आदर्श गैस बन जाएगी। तो वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी किसके लिए? प्रेशर के लिए, हर एक गैस के लिए होगी, क्योंकि सबका अलग अलग पॉइंट है। इसका यहां है बेटा, इसका यहां पर, सबके अलग अलग पॉइंट है। हाइड्रोजन हीलियम सिर्फ धनात्मक, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, या फिर आप बात करें मीथेन की, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के विचलन दर्शाएंगे। खत्म खेल, नोट कर लो। तो बड़ा हलवा टॉपिक है, ठीक है। चलो बहुत हलवा टॉपिक है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी यदि कोई डाउट है सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना डाउट पुट कर दीजिए, ठीक है। पढ़ाई करनी है बच्चों, पढ़ाई की एक्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि अब जितनी चीजें भी आप पढ़ रहे हैं ना, कोई भी क्वेश्चन जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन, एक एक ग्राफ, मतलब इस बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जितनी भी चीजें यहां पर दी हुई है, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ को आपने नोट कर लिया, कहानी बड़ी शानदार। चलो ये चीज आपने देख ली, डिफरेंसेस भी आपने देख लिए, कोई दुख दर्द वाली बात है ही नहीं। आइए और आगे बढ़ते हैं, चलो मिटा दे। यस सर। तो भैया ग्राफ से निम्न तथ्य पता चलते हैं। हम और हमारे स्टूडेंट्स ने सारे तथ्य पहले ही पता लगा लिए, ठीक है। चलो क्या है तथ्य, आखिर क्या है ये तथ्य? हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो Z का मान सभी दाब पर 1 से अधिक होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये गैसें आदर्श गैसों की तुलना में कम संपीड्य है, यही बात हुई ना। जबकि आप यदि N2 और CH4 की बात करेंगे तो कम दाब पर अधिक संपीड्य है, ज्यादा दाब पर कम संपीड्य है। तो ये दूसरी वाली लाइन बड़ी IMP है, आपके स्कूल्स में पूछी जा सकती है। प्लीज आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। साधारण दाब की यदि हम बात करेंगे 1 से लेकर 10 बार, देखो 1 बार से लेकर 10 बार पर Z का जो मान है वो लगभग कैसा है? 1 है, जो कि यह बताता है कि विचलन बहुत कम होता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई विचलन सबसे कम किस दाब के आसपास होता है? आपका कहना है सर 1 से लेकर 10 बार। और ये जो गैसें होती है जिसको आप वास्तविक गैसें कहते हो, ये बिहेव किसके जैसा करती है? तो भैया आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैसेस के जैसा इनका बिहेवियर होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो बेटा, ठीक। तो ये वाला पॉइंट भी सब इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो अपने ध्यान से देखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, देखो अभी प्रेशर की बात थी, अब हम बात करेंगे किसकी? तापमान की। क्योंकि आपको यदि याद होगा तो मैंने कहा था कि वास्तविक गैसों को यदि आदर्श गैस बनना है, बहुत ध्यान से देखना, वास्तविक गैसों को यदि आदर्श गैस बनना है तो 2 सिचुएशन थी भैया। दाब जो है वो कैसा होना चाहिए? अरे कम होना चाहिए। ताप जो है वो कैसा होना चाहिए? तो आपने कहा सर ताप कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। दाब आपका कम होना चाहिए, ताप ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये दाब वाली कहानी तो पढ़ ली, अब हम ताप वाली कहानी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो तो यार ग्राफ होगा इसके पास, इसके लिए अपने पास एक है ना T1 और T4 वाला देख लेते हैं। रुको, होगा आगे कहीं होगा, ये रहा T1 हो गया और T4 हो गया। आप ध्यान से देखेंगे तो T1 पे जो विचलन है, ठीक है, विचलन है, ये कैसा है भाई? T1 पे कम है। T1 क्या है? तो तापमान है, ठीक। और यहां पर विचलन कैसा है? तो भाई ज्यादा विचलन है, उसको अपन लिख देते हैं हिंदी में, ठीक है ना। चलो देखो ना, ज्यादा विचलन है बहुत, इधर भी नेगेटिव भी ज्यादा विचलन है, पॉजिटिव भी, तो भयंकर विचलन है। यहां पर लिख दो भयंकर, कातिलाना,
ठीक है, विचलन है, खत्म बात, कातिलाना विचलन है। बात समझ में आ गई, खत्म खेल, चलो। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि सर बॉयल का ताप या बॉयल बिंदु जो है वो क्या कहलाता है? ऐसा तापमान जिस पर, लिखा होगा पीछे कहीं पर, ठीक है, देख लेते हैं पहले अपन। ऐसा तापमान जिस पर कोई भी वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस के जैसा बिहेव करेगी, उस तापमान को हम लोग बॉयल का तापमान कहेंगे। बात समझ में आ रही है? और परिभाषा भी इसकी तगड़ी वाली है, वो भी देख लेते हैं कि भैया वह ताप जिस पर, ऐसा ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस का दाब स्पष्ट पराश पर आदर्श गैस के समान व्यवहार करता है, बॉयल ताप कहलाता है। और हर एक गैस के लिए बॉयल ताप जो है वो अलग अलग होगा। हर एक गैस के लिए बॉयल ताप जो है वो कैसा होगा? तो भाई अलग अलग होगा, क्योंकि सबके ग्राफ यदि आप देख रहे होंगे तो वो अलग अलग है। और ये नोट कर लो, एग्जाम में समझने में काम आएगा, एग्जाम्पल देने में भी काम आएगा। क्या आप यदि नाइट्रोजन की बात करेंगे, जिसको अपन कुरकुरे के पैकेट में भरते हैं, है ना, जैसे पैकेट बड़ा हो जाता है, पैकेट के बड़े होने के साथ साथ आलू के जो चिप्स होते हैं और कुरकुरे होते हैं भाई वो कम हो जाते हैं, और फिर हमारा एक दर्द निकल कर आता है कि सर इतना बड़ा पैकेट लिया, 20 रुपए खर्च किए, और जब चिप्स काउंट किए तो 10 चिप्स निकले बस, 15 निकले बस, उसमें भी 4 टूटे फूटे थे। तो नाइट्रोजन गैस भरते हैं उसके अंदर ताकि रेंसिडिटी ना हो, विकृत गंधिता ना हो। चलो, तो नाइट्रोजन के लिए बॉयल का ताप जो है वो 223 केल्विन होगा। और यदि हम बात करते हैं किसके? हाइड्रोजन की, तो भैया ये कितना हो जाएगा? 108 केल्विन हो जाएगा। खेल खत्म, नोट किया जाए, पक्का? बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से यदि आपसे पूछा जाए कि बॉयल ताप क्या होता है, तो ऐसा तापमान जिस पर वास्तविक गैसें जो हैं आदर्श के जैसा बिहेव करेंगे, उसको हम बोलेंगे बॉयल का तापमान। खत्म बात। चलो, बॉयल ताप भी वही होगा, है ना। अब विचलन का कारण क्या है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। विचलन अपन ने देख लिया कितने प्रकार का होता है, वो हमने देख लिया, पर इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी तो होगी ना, कोई तो कहानी होगी ना, कोई तो कारण होगा ना। जो कारण है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि देखो भैया, देखो मैं कह रहा हूं मेरे पास तापमान है, ठीक है। तापमान बढ़ाने से क्या होता है? अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, ठीक है। जो दूरी होती है वो बढ़ती है। अब जब दूरी बढ़ेगी तो डेंसिटी या सघनता में भी परिवर्तन आएगा, ठीक है। और दाब से देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे, दूरी जो है वो कैसी होती है भाई? कम होती है। बहुत सिंपल सी कहानी है। तापमान से दूरी जो गैसों की बढ़ेगी, दाब से दूरी कैसी होगी भाई? कम होगी। तो ये दोनों वो पैरामीटर्स हैं बच्चों, ये दोनों वो कारक हैं, राइट। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दोनों वो कारक हैं जो कि किसी गैस के सघनता या फिर जो अवस्था है उसको क्या करते हैं भाई? प्रभावित करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम ताप और दाब की वैल्यूज में चेंज करते हैं, बात समझ में आ रही है, तो इनमें होता है विचलन। तो वही लिखा हुआ है कि चूंकि गैसें या जितनी भी गैस हैं वो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में विभिन्न गैस नियमों का पालन नहीं करती हैं, अतः यह मानना तर्क संगत है कि गतिज सिद्धांत कुछ अभिधारणाओं के साथ कैसा होगा? तो भाई गलत होगा। अगली वाली क्लास में हम गतिज सिद्धांत के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ये तभी सत्य होता है जब गैस का दाब कैसा होता है? तो भाई कम होता है और ताप अधिक होता है। इसके विपरीत ये परिस्थिति जो है ये सत्य नहीं है। तो दिमाग के अंदर फिट कर लो, प्रेशर कैसा होना चाहिए? तो भाई कम होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। खेल खत्म, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। चलो, इन अभिधारणाओं के सावधानी पूर्वक यदि हम अध्ययन करेंगे तो इससे यह ज्ञात होगा कि इसमें से 2 अभिधारणाएं जो हैं वो गलत है। और कौन सी है? बहुत ध्यान से देखिएगा कि गैसों के अणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य या फिर नेग्लिजिबल होता है। ऐसा अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पर यह सही नहीं है, गलत है। दूसरा, ये एक और चीज कही गई थी कि भैया गैसों के मध्य जो आकर्षण बल है या फिर प्रतिकर्षण बल है उसको हमने एकदम नगण्य यानी कि नेग्लिजिबल माना था। भैया ऐसा नहीं है, कुछ तो होता है, कुछ तो है। बात समझ में आ रही है? जिसके कारण विचलन हो रहा है। कोई तो बात होगी जिसमें गैस क्या हो रही है? विचलित हो रही है। और ना सिर्फ गैसों की बात हो रही है, यहां पे कोई तो बात होगी जिसमें मनुष्य भी क्या होता है भाई? विचलित होता है। कोई तो बात होगी। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये दोनों ऐसे पॉइंट्स थे जिसको हम मानकर चल रहे थे जब हमने गैस के अणुगतिक के जो सिद्धांत है उसके बारे में बात की थी। पर ये दोनों पॉइंट्स पूरी तरीके से सत्य नहीं है।
पूरी तरीके से असत्य भी नहीं है पर संपूर्ण नहीं है। दैट्स ऑल। यस सर, बढ़ेंगे आगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि भाई विचलन के लिए जो संशोधन था, विचलन के लिए अब क्या हुआ, संशोधन हुआ, और इसको हमने कहा वॉन डर वॉल समीकरण। सवाल पैदा होता है कि सर अब ये किस चिड़िया का नाम है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये चिड़िया बड़ी अच्छी है और ये उड़ने वाली भी नहीं है। चलो बहुत ध्यान से देखना। तो अब जब मैं कह रहा हूं यहां पर कि भाई आदर्श गैस समीकरण, पिछली कक्षा में हमने आदर्श गैस समीकरण की बात की, बोलो यस सर। पिछली कक्षा में हमने आदर्श गैस समीकरण की बात की, जहां पर हमने कहा कि भैया बड़ी सिंपल सी कहानी है, पीवी बराबर क्या होगा, एनआरटी होगा। फिर हमने ये भी कहा कि यहां पर जो Z है वो आपका कितना होगा, तो भाई 1 होगा। चलो यहां पर बात खत्म हो गई, ठीक है। तो आदर्श गैस समीकरण की हमने बात की, ये हो गया। आज की क्लास में हमें ये पता चला कि अरे कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो आदर्श होगी, मतलब आइडियल हो ही नहीं सकती। हर गैस कैसी है, तो भैया रियल है, वास्तविक है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, बहुत ध्यान से देखिएगा। वास्तविक, जब गैसों के आदर्श होने के बारे में हमने पढ़ा तो आदर्श गैस समीकरण पढ़ा। अब हमको पता चला कि गैस जो है वो कैसी है, वास्तविक है। इसका मतलब समीकरण भी जो है वो कैसा हो जाएगा, वास्तविक गैस समीकरण हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अब आपका जो पीवी है वो एनआरटी के बराबर तो नहीं होगा, मतलब Z जो है वो आपका 1 से ज्यादा या फिर Z 1 से कम भी हो सकता है, राइट। और इसी वास्तविक गैस समीकरण को हम दर्शाते हैं किस नाम से, तो भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, वैन डर वाल समीकरण से। और इसमें बिल्कुल भी वंडर नहीं है, सारे पॉइंट्स को नोट करो, आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। अब इसमें वंडर होने वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे जो वंडर वॉल अंकल थे इन्होंने कहा कि भैया 2 प्रकार की कमी है। पहली कौन सी है, तो आणविक आयतन को लेकर हमें एडिट करना है, और दूसरा हमें आणविक आकर्षण को एडिट करना है। आकर्षण की जब बात होती है तो सीधे सीधे कनेक्शन हो जाता है दाब के साथ में, ठीक है। आकर्षण जो है अणुओं के बीच में, उसका सीधे सीधे कनेक्शन है भैया दाब के साथ में, ठीक है। अब ऐसा करने की क्या जरूरत है, इसको बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो देखो, अब मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास जो है पीवी बराबर क्या लिखा हुआ है, एनआरटी लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को तो हम जो है रट लेते हैं, बिल्कुल भयंकर वाला, ठीक है। पर इसमें ना कुछ कमी है। देखो आइडियल है तो ऑब्वियसली कुछ तो कमी होगी ना, कि कोई वास्तविक गैस जो है ये इसको फॉलो नहीं कर रही है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा रट लेते हैं, पर इस इक्वेशन को हम यदि इस तरीके से लिखें, मैं कह रहा हूं भाई P और यहां पर I, मैं कह रहा हूं V और ये यहां पर I, बात समझ में, I बोले तो आइडियल है ना, तो ये है आपका एनआरटी। आप कहते हो ना इसे आदर्श गैस समीकरण, बात समझ में आ रही है। तो यहां जो प्रेशर है वो भी कैसा है भाई, आदर्श है, और वॉल्यूम यानी कि आयतन कैसा है, तो वो भी आप बोलोगे सर ये भी तो हमारा आदर्श है। चलो बहुत बढ़िया, हिंदी में लिख दे क्या, हिंदी में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये भी आदर्श है और वॉल्यूम जो है ये भी कैसा है, तो भैया आदर्श है, ठीक है। इज इक्वल टू यहां पर है एनआरटी, यहां पर जो एन है, बात समझ में आ रही है, यहां पर जो एन है उसको हम बोलेंगे मोलों की संख्या, आर जो है वो हमारा गैस नियतांक है, और यदि हम कैपिटल टी की बात करते हैं तो भैया कैपिटल टी तापमान है। चलो तो यहां पर तो ये आदर्श वाली बात हो गई ना, बात समझ में, यहां पर एक कौन सी वाली बात होगी, बड़ा हाँ, यहां पर कौन सी बात होगी, तो भाई आदर्श वाली बात होगी। पर क्या है, ये जो P और V दिया हुआ है इसके अंदर छुपा हुआ है क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के अंदर छिपा हुआ है आपका वास्तविक दाब और वास्तविक आयतन। इन दोनों के अंदर छुपा हुआ है आपका वास्तविक दाब और वास्तविक आयतन। मतलब ये कि अब हम जो P आदर्श है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हम जो है आदर्श दाब को, बहुत ध्यान से देखना बेटा, रटने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बहुत हलवा टॉपिक है। अब हम आदर्श दाब को वास्तविक दाब से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हम आदर्श दाब को वास्तविक दाब से कनेक्ट करेंगे, मतलब जोड़ने की कोशिश करेंगे। भाई जब गैसें 2 प्रकार की है, ठीक है, तो समीकरण भी 2 प्रकार के हो जाएंगे। कुछ इसी तरीके से हम जो है आदर्श आयतन को वास्तविक आयतन से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो पक्का हम ऐसा कुछ देखने वाले हैं जिसमें हमारा जो P आदर्श होगा वो हमारे P वास्तविक के साथ क्या होगा भाई, कनेक्ट होगा।
ऑन द सेम वे हमारा जो n आदर्श होगा वो भी v आदर्श होगा वो भी v वास्तविक के साथ क्या होगा, तो भाई कनेक्टेड होगा। बात समझ में आ रही है। और इस तरीके से हमें आदर्श गैस समीकरण से मिल जाएगी क्या, वास्तविक गैस समीकरण, जिसे हम लोग वॉन्डर वॉल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इतना तो नोट करो, बहुत मजेदार कहानी। ठीक है, आइए, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इन्होंने कहा कि भैया वास्तविक गैसों के लिए हमारा जो समीकरण है वो बदल जाएगा। अब वो पीवी बराबर एनआरटी नहीं होगा, वो जो है अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब उसको हम कैसे लिखेंगे, तो बड़ी सिंपल सी वो कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है। एक आपको दिख रहा होगा इक्वेशन, आप बोलोगे सर अचानक से जो है वक्त जज्बात सब कुछ बदल गया, ये क्या आ गई उल्टी सीधी इक्वेशन। तो बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो यहां पर आपको ये दिख रहा है P प्लस ए, ये जो भी चीज दिख रही है इसको भी दिमाग के अंदर फिट करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहां पर जो P आदर्श है, ठीक है, उसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया वाली बात है कि भैया P वास्तविक, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे P वास्तविक प्लस वो जो अणुओं के कारण एडिशनल आकर्षण बल रख रहा था, उससे एक्स्ट्रा जो प्रेशर आपका क्या हो रहा था वही क्रिएट हो रहा था, उसको हम लिखेंगे यहां पर P एक्स्ट्रा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये सब छोड़ दो, ये मत देखो अभी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, मत देखो। क्या है अभी फिर वो ऐसे बड़े बड़े आप समीकरण देख लेते हो, फिर बहुत सारे बच्चों के सिर से एकदम ऐसे हवाइयां उड़ जाती हैं चेहरे से, बात समझ में आई? तो उसको मत देखो, छोड़ो। मैं कह रहा हूं भाई ये देखो, P आदर्श बराबर क्या होगा, P वास्तविक प्लस P एक्स्ट्रा। बात समझ में आई? इसको अपन इधर लिख देते हैं। चलो आ जाओ। तो ठीक है, ये वाला पार्ट आपने नोट कर लिया है, अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने कहा कि जो P आदर्श है ना, P आदर्श बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा वास्तविक प्लस P एक्स्ट्रा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है आकर्षण बल लगेगा अणुओं के बीच में। बात समझ में आई? क्योंकि यदि हम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो हम कहते हैं भाई गैसों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल ही नहीं लगता, पर ऐसा है ही नहीं, कुछ ना कुछ बल तो लगता है अणुओं के बीच में, इसीलिए हम उसको बोलेंगे P एक्स्ट्रा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए, तो एक काम करते हैं, यहां पर हमने किसके लिए की बात की, ध्यान से देखना, यहां पर हमने किसके लिए बात की, तो हमने यहां पर P आदर्श के लिए हमने बात की। कुछ इसी तरीके से हम V आदर्श की बात करेंगे। बात समझ में आई? तो यहां पर आ जाएगा बेटा V वास्तविक, क्या आ जाएगा, तो V वास्तविक आ जाएगा। अब सोचो प्रेशर में देखो, P आदर्श की यदि आप बात करें तो प्रेशर थोड़ा सा कैसा है भाई, एक्स्ट्रा है। कुछ इसी तरीके से आयतन, देखो जब प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस V, ठीक है, V, और इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा, और ये यहां पर आ जाएगा V, जिसके कारण कमी हो रही थी आयतन में। तो P आदर्श बराबर P वास्तविक प्लस P एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा दाब जो है अतिरिक्त, रुक जाओ इसको मैं ना ऐसा लिख देता, अतिरिक्त दाब किसके द्वारा लगाया गया, तो भाई अणुओं के द्वारा। आपने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरीके से हम P आदर्श की बात करेंगे तो ये V वास्तविक माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, अणुओं का आयतन, अणुओं का क्या हो जाएगा, तो भाई आयतन हो जाएगा। इसको हम क्यों काउंट करें, अणुओं का जो आयतन है उसको हम क्यों काउंट करें, बात समझ में आई? तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो जुड़ रहा है और वहां पर कुछ आयतन जो है वो कैसा हो रहा है भाई, कम हो रहा है। अब ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम यहां पर लिखेंगे P, फिर यहां पर हम लिखेंगे आदर्श, इसको थोड़ा अपन छोटा कर देते हैं, ये हो जाएगा V, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा वास्तविक प्लस यहां पर आ जाएगा ये जो था आपका अतिरिक्त दाब। अब इसको मैं P एक्स्ट्रा लिख देता हूं, कोई दिक्कत? अब नो सर, और ऐसे ही यहां पर V आदर्श हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, V वास्तविक हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, और माइनस यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात, अणुओं का जो आयतन है उसको अपन यहां से क्या कर रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भैया V यहां पर आप लिखेंगे, आपने कहा ओके सर, और जो है यहां पर V कमी हम लिख देंगे। चलो, अब किस पर डिपेंड कर रहा है, अणुओं के आयतन पर डिपेंड कर रहा है, बात समझ में? तो अब यदि मैं ए पी एक्स्ट्रा और V कमी की वैल्यू पुट कर दूं तो खेल यहां पर खत्म, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े शानदार कहानी है कि भैया P आदर्श बराबर यहां पर P वास्तविक तो आ ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, बात समझ में आई,
प्लस यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर आ जाएगा a, ठीक है, a, और क्या आएगा, तो ध्यान से देखो, a n स्क्वायर डिवाइड बाय v का होल स्क्वायर, n डिवाइड बाय v, n डिवाइड बाय v का होल स्क्वायर, यही था, मिटा देते इसको, मिट जा मिट जा मिट जा, बात समझ में आई। और यदि आप, वही था ना, पक्का ना, ये देखो ना, n स्क्वायर डिवाइड बाय v, अब ये इक्वेशन बना के दिखाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पर v आदर्श क्या होगा, तो आपने कहा सर v वास्तविक होगा माइनस, v वास्तविक होगा माइनस, आप क्या करोगे, तो आपने कहा सर n और b, यही था क्या, n और b, छोटे थे कि बड़े थे वो भी अपन देख लेते हैं, n b। चलो अब आप बोलोगे सर p v के बीच में ABCD चल रही थी, अब अचानक से a n ये सब कहां से आ गया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो a है, रुको 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 रुको, अरे धोखा हो गया, रुको, हाँ, यहां पर जो a है ना वो क्या है, तो भाई एक प्रकार का गुणांक है, ठीक है, इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। ऑन द सेम वे यहां पर जो b है वो भी एक प्रकार का क्या है, तो भैया गुणांक है, इतना तो कर लोगे, कांस्टेंट बनाया अपन ने, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो बस खत्म बात। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये आया कैसे, ठीक है, तो ये कैसे आया उसको भी हम यहां पर नीचे लिख देते हैं कि भाई v कमी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था किसके साथ में, तो भाई n के साथ में। अब यदि ये n के साथ डायरेक्टली होगा तो v कमी जो होगा, राइट, उसकी जगह आप क्या लगाओगे, कांस्टेंट ही तो लगाओगे ना, उस कांस्टेंट को आपने b कह दिया, n हो गया, खत्म बात। तो जहां पर n भी उसको आप bn भी कह सकते हो। ऑन द सेम वे यहां पर भी आप कह सकते हो कि सर p एक्स्ट्रा जो था वो क्या था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके साथ में, तो भैया n स्क्वायर डिवाइड बाय, या फिर चलो n बाय v के होल स्क्वायर के साथ में। अब मुझे यहां पर एक कांस्टेंट फिर डालना पड़ेगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा दैट p एक्स्ट्रा, वो बीच वाली स्टेप जो है ना, बिहाइंड द सीन वाली, वो ब्लैक कलर से अपन ने यहां पे लिख दी है, ठीक है, चलो खत्म बात। आइए, तो p एक्स्ट्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद व्हाट, इतना था, तो अब यहां पर आप लिख सकते हो a n स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर, खत्म खेल, मतलब खेल कैसा हो गया भाई, खत्म हो गया, ठीक है, बोलो यस सर। तो v कमी v एक्स्ट्रा दोनों की वैल्यूज को अपन ने यहां पर पुट कर दिया, बस भैया खेल कैसा हो गया, खत्म। दूसरे रंग से अपन इस पे गोला लगाते, रुको, गुलाबी नहीं, इस बार हरा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से यदि आप देखेंगे तो एक समीकरण अपने को यहां पर मिल गया, एक समीकरण अपने को यहां पर मिल गया, दो मिल गए, बोलो यस सर। इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है वो भी अभी हम देखने वाले हैं। अब दोनों समीकरण यदि अपने को मिल गए तो जहां पर आपका v आदर्श और p आदर्श था वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, कहां था भाई, ये लो, यही था ना, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे p आदर्श की v आदर्श की, चलो कहां वहां घबराते हो यार, चलो आ जाओ, ठीक है, चलिए भाई, तो p आदर्श जो था वो क्या था, क्या था, क्या था, तो आप बोलेंगे सर ये था p वास्तविक प्लस a n बाई v का होल स्क्वायर। बहुत डीप में नहीं जाना है, बात समझ में, जितना जितना बताऊंगा दिमाग पे फिट कर लो, कोई भी क्वेश्चन यदि यहां से आएगा आपको वो बन जाएगा, बात हो गई खत्म। चलिए, तो अब ये वाला जो p आदर्श का मान है इसको हम रखने वाले हैं कहां पर, उस समीकरण में। चलो भैया, तो उस समीकरण में हम यहां पर इसका मान रख देते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा आपका p वास्तविक प्लस, है ना, गोला ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं कंफ्यूजन ना हो, तो ये हो जाएगा p वास्तविक प्लस यहां पर a और n बटे v का होल स्क्वायर, यही था क्या बच्चों, देखना जरा, यही था क्या, धोखा तो नहीं हुआ अपने साथ, नहीं हुआ, p वास्तविक प्लस इतना a n स्क्वायर डिवाइड बाय v, ठीक है, चलिए, अरे यार चलो, ये हो गया ना, ये हो गया ना। अब v आदर्श की यदि हम बात करेंगे तो v वास्तविक माइनस n भी है, हाउ जी, ठीक है जी, बढ़िया जी, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं यहां पर कह रहा हूं v वास्तविक माइनस यहां पर n भी है बबुआ, और ये हो जाएगा nRT, खलास, बात समझ में आई। तो अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन आपको दिख रही है इसको आप आदर्श गैस समीकरण बोलोगे, और ये जो इतनी बड़ी सी, जिसको बड़ा हमने बनाया, किसने, वॉन डर वाल ने बनाया, राइट। अब ध्यान से देखेंगे, इसी को हम बोलते हैं वास्तविक गैस समीकरण,
ठीक है। और इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी जो है वो आपके गुणांक है, पी जो है, पी वास्तविक एक्चुअल जो वास्तविक प्रेशर है, दाब है वो है, एन जो है वो मोलों की संख्या है, और कैपिटल वी जो है ये वाला ये आपका क्या है, तो भाई ये है आयतन। क्या होगा ये? आयतन। खत्म, नोट कर लो। तो मिल गई समीकरण, है ना। अब इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं उसको अपन देख लेते हैं। टाटा बाय बाय खल्लास। ठीक है, चलो। तो ये इक्वेशन अपने को मिल गई, आप ध्यान से देख सकते हैं यहां पर अपन ने पूरा एडिट कर दिया। पी आदर्श और वी आदर्श के वैल्यू को सेपरेटली हमने निकाला और उसके बाद हमने जो है खेल खत्म। चलो, तो यही मिली, बोलो यस सर। ये इक्वेशन अपने को मिल गई, मिली ना? यस सर। यार मैंने प्लस लगाया क्या? प्लस तो नहीं लगाया मैंने, नहीं यार प्लस नहीं लगाया, मल्टीप्लिकेशन में ही है, ये इससे गुणा हो रहा है, फिर एनआरटी अपने को मिल रहा है। चलो भाई, बहुत हलवा वाली बात। अब इसमें ज्ञान दे दिया इन्होंने कि यदि 1 मोल हो, जिस भी हम गैस की बात कर रहे हैं, यदि उसका 1 मोल हो, एसटीपी पर 22.4 लीटर के आसपास यदि हो, 1 मोल यदि हो, तो जहां पर आपका एन है वो आपका 1 हो जाएगा। भाई सीरियस सी बात है, 1 मोल गैस के लिए जो आपका एन होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है, पटक देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब जो ए है ना और जो बी है ना, उसका हमने नामकरण भी किया। हमने कहा भैया जो ए है वो आणविक आकर्षण का आकर्षण जो है उसका स्थिरांक होगा, नियतांक होगा, जबकि जो आपका बी है वो आणविक आयतन का स्थिरांक होगा। तो ए और बी का जो नाम है अब आपके सामने है, आप बढ़िया से इसको नोट करेंगे। ठीक है, इसको अपन यहां से हटा देते हैं, खत्म खेल। तो ए क्या होगा? तो आप बोलोगे गुरुजी ये बड़ा सिंपल है, आणविक आकर्षण का स्थिरांक। और यदि हम बात करते हैं इसकी बी की, राइट, तो ये क्या होगा? आणविक आयतन का स्थिरांक होगा। खेल कैसा हो गया? खल्लास। बढ़ेंगे आगे, आइए। ऐसे हलवा टाइप के टॉपिक्स, सवाल पैदा होता है, बात समझ में आ रही है? देखो, अब इक्वेशन हम देख चुके हैं, पर इसके अंदर की क्या कहानी है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वंडरवॉल समीकरण, जिसको हम और क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखना, वंडरवॉल इक्वेशन है ना, तो इस समीकरण का हमने एक और नाम क्या दिया है भाई? वास्तविक गैस। वंडरवॉल इक्वेशन या फिर वास्तविक गैस समीकरण एक ही बात है। वास्तविक गैस समीकरण, खेल खत्म। तो वास्तविक गैस समीकरण या वंडरवॉल इक्वेशन जो है वो एक ही चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हमने आणविक आयतन जो है इसमें भी सुधार कर लिया, इसमें हमने आणविक आकर्षण जो है इसमें भी क्या कर लिया भाई? सुधार कर लिया। दोनों में हमने क्या कर लिया है? सुधार कर लिया है। बात बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, अब आणविक आयतन में कैसा संशोधन किया है उसको हम देख लेते हैं कि वंडरवॉल की यह राय भी थी कि गैस के अणुओं के फैलने अथवा संपीड़ित होने पर यदि आणविक आयतन अपरिवर्तनीय रहता है तो उसे गैस के कुल आयतन में से हम क्या करेंगे? अपवर्जित कर देंगे। अरे बाबा, मतलब हटा देंगे। हाँ ठीक है, ऐसी वाली कठिन भाषा, तो क्या करेंगे? हम उसमें से हटा देंगे। तो आपने यदि ध्यान से देखा होगा तो यहां पर हम हटा तो रहे हैं, किधर गया वो? ये देखो, वास्तविक में से NB को हम क्या कर रहे हैं भाई? घटा रहे हैं। बात समझ में आए? उतना एक्स्ट्रा जो आयतन आपका होगा, ठीक है ना, उसको कहां लिखा था हम लोगों ने? ये यहां पे लिखा हुआ था। अणु का जो आयतन होगा उसको हम क्या कर देंगे भाई? घटा देंगे। खेल खत्म। आ जाओ, बढ़िया वाली बातें। चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, पक्का? ठीक है। तो इसको जो है हम को वॉल्यूम भी कह सकते हैं, हम इसको अपवर्जित आयतन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको अणुओं का आयतन भी कह सकते हो, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? तो भाई NB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही इक्वेशन थी, बोलो यस सर। पक्का? बस आपने नोट कर लिया। 1 मोल के लिए आप दिमाग लगा लेना भाई, जहां पर N है वहां पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 5 मोल होंगे तो N की जगह 5 आ जाएगा। खेल खत्म। और यदि हम बात करते हैं आणविक आकर्षण के लिए, तो भाई सीधी सी बात है कि जो P संशोधित होगा या फिर यहां पर आपका जो P आदर्श होगा, जो कि हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं भाई? देख चुके हैं, वो आपका P वास्तविक होगा। बोलो यस सर। P वास्तविक के साथ में क्या होगा? तो भैया P अतिरिक्त होगा। बोलो यस सर। अतिरिक्त क्यों होगा? तो भाई सीधी सी बात है कि गैस के जो अणु हैं वो एक दूसरे को या तो आकर्षित कर रहे हैं या फिर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, उसके कारण हम P अतिरिक्त जो है वो मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अब इस P अतिरिक्त को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो भाई ये रहा, ये लो, P अतिरिक्त यही था। बोलो यस सर। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, यहां वैल्यू पुट कर दी, खत्म। खेल
ठीक है, चलिए आइए, हो गया, इसको भी निपटा दिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो अतिरिक्त दाब जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो भैया n पर डिपेंड करता है, v पर डिपेंड करता है, और यहां पर जो आप एक स्थिरांक लेकर आते हैं उसको आप बोलते हैं स्मॉल a, जिसका नाम क्या होगा? अतिरिक्त दाब का जो नियतांक है या स्थिरांक है उसको अपन स्मॉल a कहेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, बहुत बढ़िया वाली बात है। ठीक, चलो वो बना दिया कॉन्सेप्ट, वो वैल्यू पुट कर दी, एक मोल वाली जो बात थी उसको आपने लिख दिया ताकि वो समीकरण देखने में थोड़ा सा और कैसा लगे भाई, बड़ा लगे, है ना। चलो और आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है यहां पर आपको कोई भी दिक्कत वाली बात होगी। भाई आप यदि इसको ऐड करना चाहते हो तो आप यहां पर ऊपर की तरफ पी आदर्श लिख दीजिए, बोलो यस सर, समझ में आने के बाद बड़ा आसान हो जाता है। यहां पर आप वी आदर्श लिख दीजिए, बोलो यस सर। और भैया एनआरटी में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, एनआरटी तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो कैसा था? तो नियतांक था। चलो, और ये जो समीकरण अपने को मिला है इसी को हम बोलते हैं वास्तविक गैस समीकरण या फिर वंडर वॉल इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक गैस समीकरण या फिर वंडर वॉल इक्वेशन। वंडर नहीं है, बेसिकली वॉन्डर है। क्या है? वंडर वॉल इक्वेशन या समीकरण। आपने कहा ओके सर, चलो पक्का? यस सर, खत्म खेल। आइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं वंडरवॉल स्थिरांक या मात्रक या महत्व की, तो भैया देखो ए और बी पर यह सवाल पूछ लिया जाता है। अब ये कहां कहां पूछ लिया जाता है? ये फिजिक्स में पूछ लिया जाता है, ये केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भाई ए और बी जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ए जो है, ठीक है, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बलों का परिमाण है, मतलब कि मैग्नीट्यूड है। परिमाण क्या होता है? तो बच्चों मैग्नीट्यूड होता है। अब ये वर्ड आप पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री में ना, मतलब पूरी साइंस में जो है 11th 12th में भयंकर बार सुनोगे कि जो मैग्नीट्यूड होता है, स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं गुरुजी, मैग्नीट्यूड जैसे आप लोग बोलते हैं परिमाण, परिणाम नहीं, उसका मतलब रिजल्ट होता है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, मतलब सीधी सी बात वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू या फिर मान। बस बात समझ में आ गई, खत्म बात। तो स्थिरांक क्या, देखो स्थिरांक ए क्या होगा? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो लग रहा है, ठीक है, उसका क्या है? तो भैया वैल्यू है, उसको अपन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है कि ए का मान जितना ज्यादा होगा, बात समझ में आई भैया, ए का मान जितना ज्यादा होगा आकर्षण बल भी उतना ज्यादा होगा। अरे बाबा, एक चीज यहां पर निकल कर आई कि आकर्षण बल, बात समझ में आई? देखो ना, आकर्षण बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ए। खत्म बात, इसको नोट कर लो बच्चों। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो जिसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ गैसें आपको दे देंगे, बात समझ में आ रही है, और पूछ लेंगे कि बताओ भैया किसके ए का मान ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो सीधी सी कहानी कि जिसमें ए का मान ज्यादा होगा उसमें आकर्षण बल भी कैसा होगा भाई? ज्यादा होगा। अब जिसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा उसको हम क्या कर सकते हैं? जल्दी से द्रवित कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो वही लिखा हुआ है नीचे कि आपको ज्ञात रहे कि हीलियम H2 और N2 जैसी कठिनता से द्रवित होने वाली गैसों की तुलना में अमोनिया HCl या फिर SO2 जैसी गैसें जो कि जल्दी से द्रवित हो जाती हैं, ए का मान घर नहीं, ए का मान कैसा होगा? अधिक होगा। बात समझ में आई? तो ए का मान कैसा होगा? तो भैया इनके लिए अधिक होगा। तो सीधी सी बात, जिसमें आकर्षण बल ज्यादा उसमें ए का मान ज्यादा, उतना उसका मतलब ये हुआ कि जल्दी क्या हो जाएंगी? तो द्रवित हो जाएंगी। जल्दी कैसी हो जाएंगी? तो भैया द्रवित हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? जल्दी उनका द्रवीकरण हो जाएगा। नोट किया जाए। चलिए, तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकाल कर आए कि जिस गैस के ए का मान ज्यादा है उसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा अणुओं के बीच में। दूसरी बात यह कि उसको यदि हम द्रवीकरण करना चाहें, यानी उसका लिक्विफिकेशन यदि हम करना चाहें, तो जल्दी हो जाएगा। चलो भाई, तो यहां पर एक ही बात खत्म हुई। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंसाया जा सकता है आपको इस टॉपिक से, ठीक है? चलो, अब सवाल पैदा होता है कि भाई आकर्षण बल ज्यादा क्यों है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब भी आप बात करते हैं अमोनिया की, आप HCl की या फिर N2 की, N2 नहीं यार,
N2 थोड़ी ध्रुवीय होता है, SO2। धोखा हो गया यहाँ पे, SO2, ठीक है। मेरे को वहां पे छोटे छोटे में SO2 लिखना पड़ेगा। ये ऐसी कैसे होती है जिनकी प्रवृत्ति कैसी होती है भाई, ध्रुवीय होती है। अब आप बोलेंगे सर ध्रुवीय क्या होती है, जिसमें दोनों पोल पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? बोला यस सर। और इनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए ए का मान जो है वो ज्यादा होता है। अब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका जो मापन और इकाई वाला अध्याय है फिजिक्स में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है आपका, राइट, वहां पर ना आपसे पूछ लिया जाता है भाई मात्रक क्या होगा। बात समझ में आ रही, इकाई क्या होगी? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, देखो आपको ए की इकाई निकालनी है, तो आपने कहा सर प्रेशर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर, यही था। प्रेशर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर डिवाइड बाय कितना था, तो भाई वी स्क्वायर था, यही था। हम ए के लिए निकाल रहे हैं, तो भाई ए कितना हो जाएगा, तो बच्चों ए इज इक्वल टू इतना डिवाइड बाय इतना। ओके जी, ठीक। सबकी जो है हम यदि हम इकाई रख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो देखो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो सर दाब गुणा यहां पर कौन आया, तो भाई आयतन आया। आयतन का क्या हुआ, तो स्क्वायर हुआ, डिवाइड बाय हम नीचे गए तो क्या मिला हमको, तो सीधी सी बात है, यहां मोलों की संख्या है। एन क्या है, तो भाई मोलों की संख्या है। बोलो यस सर, मोलों की संख्या है। ओके जी, इसका स्क्वायर आपने कर दिया। बात समझ में, खत्म खेल। अब देखो यही हुआ ना, पक्का। तो दाब जो रहेगा उसको अपन क्या करेंगे, एटीएम में ले लेंगे। आयतन जो है उसको हम लीटर स्क्वायर में ले लेंगे, और मोल जो है वो नीचे की तरफ मोल रहेगा, ऊपर की तरफ जाने के बाद वो -2 हो जाएगा। कर लेते हैं, तो ए की जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, दाब के लिए आपका एटीएम गुणा आयतन के लिए आपका लीटर का स्क्वायर बटे मोल का स्क्वायर, ऊपर की तरफ -2 हो जाएगा। खत्म खेल। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी जो आपको दिमाग के अंदर फिट रखनी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, सीयूईटी में भी, जेईई में भी, नीट में भी, और आपके स्कूल के एग्जाम में भी। ठीक है, नोट किया जाए। ठीक है, चलो थोड़ा बेटा और आगे हम बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर। हम अब बात करेंगे कि किसकी, भाई बी की बात करेंगे। तो यह जो होता है आपका, ठीक है, ये आपका को वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो भाई, सह आयतन या अपवर्जित आयतन को निरूपित करता है। उसका ये क्या होगा, तो एक प्रकार का स्थिरांक होगा। और इसके लिए बड़ा ही आसान होता है, यदि आप बी की बात करोगे तो भाई सीधी सी बात है, बी बराबर हो जाएगा कैपिटल वी डिवाइड बाय स्मॉल एन इज इक्वल टू व्हाट। तो भाई सीधी सी बात है कि बी हो जाएगा आपका लीटर बटे मोल। मोल ने कहा हम नीचे नहीं रहेंगे, हमको जो है ऊपर जाना है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बोलो यस सर। अरे भैया ऊपर जाने के बाद तो वो नेगेटिव हो ही जाएगा ना, कॉमन सेंस वाली बात है ना। चलो क्लियर है, खत्म किया। आइए, पक्का, बस। तो अब आपने ए भी जान लिया, बी भी जान लिया, वास्तविक क्या है और आदर्श क्या है आयतन, वो भी आपने जान लिया, क्यों परिवर्तन होता है इन दोनों में वो भी आपने जान लिया, राइट। मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि हमने ये चीज जान ली कि सबसे पहले हमने इसको पढ़ा था। सिर्फ यहीं पर अपने को नहीं रह जाना है, हमें जो है वास्तविक गैस समीकरण, जिसको हम लोग वैन वाल समीकरण भी कहते हैं, वहां तक जाना है। खत्म खेल। क्लियर? बोलो यस सर। चलो आ जाओ, चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर। आइए, अब बहुत सारा कैलकुलेशन कर लिया। अब पेश है एकदम लल्लू सा, एकदम हलुआ सा टॉपिक, राइट, जहां पर हम बात करने वाले हैं भाई आदर्श गैस और वास्तविक गैस जो होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस क्या होगा इसके बारे में। अब कुछ तो डिफरेंस होगा, बात समझ में आ रही है। तो आदर्श गैस जो होगी वो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में सभी प्रकार के जो गैस के नियम है उसका क्या करेगी, तो भाई पालन करेगी। पर यदि आप बात करते हैं किसी वास्तविक गैस की, तो इसके लिए निम्न दाब और उच्च ताप ही होगा। जब आप कहेंगे कि भैया दाब यानी कि प्रेशर बहुत कम है और तापमान यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये आदर्श गैस को फॉलो करेगी। यदि ऐसा नहीं है तो ये फॉलो नहीं करने वाली है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम कहते हैं कि गैस का जो कुल आयतन है, इसकी तुलना में गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य माना जाता है। पर उधर पे ऐसा नहीं है। वास्तविक गैस कहती है कि भैया भले ही बहुत कम हो, बात समझ भाई, पर यदि अणु है तो उनका कुछ ना कुछ आयतन तो होगा, और उसको हम जो है नेग्लिजिबल या नगण्य नहीं मानेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि भैया V जो होगा ना,
ठीक है, बात समझ में आई। V आइडियल जो होगा ना वो क्या होगा, V वास्तविक होगा माइनस आप क्या करोगे, तो बहुत ध्यान से देखना, तो आप NB कर दोगे। तो मैं N को B जैसे बना रहा हूं, B को भी B जैसे बना रहा हूं, ऐसा थोड़ी होता है। बात समझ में आ गई, तो मैं इस तरीके से करूंगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट हो जाए, हम बढ़ने वाले हैं आगे। चलिए, तो आपने कहा ओके सर, यहां तक तो एकदम कहानी दिमाग के अंदर फिट हो चुकी है ना, और आगे अपन बढ़ेंगे, आ जाओ। अब आदर्श गैस क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा भैया, ताप कैसा भी हो, दाब कैसा भी हो, हम आकर्षण बल जो होता है उसको जीरो मानते हैं, यानी कि नगण्य मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। वास्तविक गैस कहती है ऐसे थोड़ी होता है। बात समझ में आई। यदि हम प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू में वेरिएशन करेंगे तो भैया उनके बीच में आकर्षण बल जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता ना, उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। उसमें क्या होगा भाई, परिवर्तन होगा। इसलिए हमने इसको एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन या इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पर हमने कहा नहीं नहीं, यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। यहां पर जो है हमें अतिरिक्त दाब और कम आयतन, अतिरिक्त दाब क्यों, क्योंकि आकर्षण बल को कंसीडर किया जा रहा है। कम आयतन क्यों, क्योंकि जो अणु है उनके आयतन को माइनस किया जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए हमने ये इक्वेशन को यहां पर बना दिया। ठीक है, चलो अब इतना तो आपने देख ही लिया और बढ़ते हैं आगे। थोड़ा अब क्या करते हैं, खुरापात करते हैं। जब पूरा ही कनेक्ट हो गया, समझ में आ गया, तो उसके बाद बचा गया भाई थोड़ी खुरापात कर लेते हैं। आ जाओ। तो हमने कहा कि भैया जो Z था, जो Z था वो क्या था, P था, V था, और ये दोनों ही कैसे थे, वास्तविक थे। ठीक है, या फिर हम सिर्फ V वास्तविक करेंगे तो भी काम चल जाएगा। देखो P और यहां पर V वास्तविक बटे यहां पर जो है एनआरटी है, ये हमने लिखा हुआ था। बात समझ में। अब V आदर्श की यदि हम बात करेंगे तो V आदर्श क्या होता है, V आदर्श ये होता है भाई, V आदर्श होता है आपका एनआरटी बटे P, यही होगा ना, बिकॉज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो यदि मैं वहां पर क्या करता हूं, वहां ध्यान से देखेंगे, यदि मैं एनआरटी बटे पी लिखता हूं तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, दैट देखो उल्टा कर देते हैं, P और E, इस पूरी इक्वेशन को इसे पलट देते हैं। हम कहते हैं कि भैया अपसाइड डाउन कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो P बटे एनआरटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 बटे V आदर्श हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आदर्श बोले तो आइडियल सिचुएशन होगी किसकी, आयतन की। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो जहां पर आपका P बटे एनआरटी लिखा हुआ था, अब वहां पर हम 1 बटे आदर्श रख देंगे, खत्म खेल। तो हमें मिल जाएगा Z बराबर V वास्तविक बटे V आदर्श। तो हमें जो है Z बराबर मिल जाएगा क्या, राइट, Z बराबर हमें मिल जाएगा V रियल बटे V आइडियल। खत्म खेल। तो Z जो है उसको हम बोलते हैं क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और इससे हम बताते हैं, देखो इसमें दो प्रकार के विचलन होते हैं जिसको थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग में इस क्लास के देखा हुआ था, उसको आप बढ़िया से जानते हो। ठीक है, तो Z बराबर होगा V रियल डिवाइड बाय V आइडियल। खत्म खेल, नोट किया जाए। ठीक, चलो ये भी आपने जान लिया और आगे बढ़ने वाले हैं। तो भैया एक बात है कि इस समीकरण से ये स्पष्ट हो गया कि जो संपीड्यता गुणांक है, जैसे हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, राइट, गैस के जो वास्तविक मोलर आयतन तथा उसी ताप पर एवं दाब पर आदर्श गैस के मोलर आयतन का क्या होगा, तो भाई अनुपात होगा। तब तो आप कह रहे हो ना Z बराबर क्या, ठीक है, तो V रियल ऊपर की तरफ लिख रहे हो बटे V आइडियल आप लिख रहे हो। तो Z क्या है, तो इसकी एक नई डेफिनेशन निकल कर आई कि किसी गैस के लिए दाब और ताप को यदि आपने फिक्स कर दिया, बात समझ में आई, किसी गैस के लिए यदि आपने दाब और ताप को फिक्स कर दिया तो भैया उसका वास्तविक आयतन बटे उसका आदर्श आयतन जो है, उसका जो अनुपात होगा उसको आप लोग Z से रिप्रेजेंट करोगे। ABCDEFG कुछ भी रख देते, Z रख दिया सीधे उसको सिंबल, कोई बात नहीं। ठीक है, और इसके आधार पर फिर हमने जो है भैया यहां पर एक नया वाला तगड़ा वाला ग्राफ बनाया। बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर जो है वो है आपका प्रेशर, यानी कि बार में उसकी इकाई होगी। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। आदर्श गैस तो बिल्कुल सीधी है, पर यदि आप ध्यान से देखते हैं तो भाई आपको H2 मिल रही है,
H2 के लिए ऐसी है जिसमें धनात्मक विचलन हो रहा है, बाकी के हाँ, और N2 में भी धनात्मक हो रहा है, बाकी की आपकी ऑक्सीजन CH4 या CO2 की यदि आप बात करेंगे तो इसमें कैसा हो रहा है, ऋणात्मक विचलन हो रहा है। और सबसे ज्यादा ऋणात्मक विचलन किस में हो रहा है, तो भाई CO2 में हो रहा है। इंफॉर्मेशन दिमाग में फिट की जाए। हीलियम बची हुई है, उसको भी ऐड कर ही देते हैं यार, उसके साथ नाइंसाफी क्यों हो। चलो आगे तक जाएगी पर जगह नहीं है तो उधर पे पटक दिया मैंने, ठीक है, खत्म किया। तो नाइट्रोजन देखा, हाइड्रोजन देखा, ऑक्सीजन देखा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी धोखा हुआ है, वो भी नहीं है यहाँ पे। चलो उसको भी कहाँ बना दें, छोड़ो रहने दो, ऐसी आएगी बच्चों और ऊपर जाएगी। स्टार्टिंग में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ग्राफ देखा हुआ था, ठीक है। चलो खत्म खेल। तो ये जितने भी ग्राफ्स आपको बताए गए हैं इसको आपको रटना नहीं है, इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको दिमाग के अंदर फिट करना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब कक्षा 11वीं में आप आ गए हो, अब रटने से काम नहीं चलने वाला। अब आपको कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से क्या करना पड़ेगा, तो बबुआ समझना ही समझना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, बोले यस सर। और इस तरीके से भैया हमने इस वाले पार्ट में ये तो देख लिया कि किस प्रकार से जो आदर्श गैस समीकरण और वास्तविक गैस समीकरण है दोनों के बीच में अंतर है, ये अंतर क्यों पैदा हुआ, इसके पीछे आयतन और दाब के जो मान है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, और ये सारी की सारी जो कहानी अब वो दिमाग के अंदर सेट हो चुकी है। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा मजा आ गया, मतलब तगड़ा ही हो गया, बिल्कुल मजा ही आ गया। अगला वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम बात करेंगे गैसों के द्रवीकरण के बारे में, हम बात करेंगे अणुगतिक के सिद्धांत जो होते हैं गैसों के, उसके बारे में, जहां पर हम ये जानेंगे कि गैस के जो अणु होते हैं वो किस गति से किस दिशा में कैसे कैसे मूव करते हैं, और वो कहानी भी होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा बेटा, एकदम हलुआ चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, और यहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। पता है कहां पर, केमिस्ट्री में, और पता है कहां पर, फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में भी एक पूरा का पूरा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको हम बोल रहे हैं ना गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। बात समझ में आ रही है, इस टॉपिक के नाम का फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर ही है। तो इस चैप्टर से दो क्वेश्चंस आते हैं, एक केमिस्ट्री से और एक फिजिक्स से। बात समझ में आ रही है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। चलो भाई, तो ये वाली बात आपकी पूरी हो गई। अब आप बोलोगे सर इसके बाद वाला जो लेक्चर है, राइट, वो कहां मिलेगा आपको, मतलब फ्री मिलेगा कि कोई फी पे करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है आपको कोई डाउट हो, ठीक है। तो यदि आपको डाउट है तो बिल्कुल आप मत घबराइए भैया, आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराता है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, आपको कोई फी नहीं पे करनी है, बस क्या करना है, छोटा सा कष्ट, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि अपने आप में एक मिनी गूगल है। जैसे आप सर्च करेंगे ऐसा पेज आपके सामने होगा। आपको जिस भी कोर्स की पढ़ाई करनी है, आप यदि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो भैया सीबीएसई से लेकर स्पोकन इंग्लिश तक, आप यदि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो सीबीएसई से लेकर बिहार बोर्ड तक, एमपी बोर्ड तक, सारे हिंदी मीडियम बोर्ड्स यहां पर कवर्ड हैं। बात समझ में आ रही है, सबकी क्लासेस आपको मिलने वाली है क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। आज की क्लास में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कहां पर, कमेंट बॉक्स में जाकर। कम डाउट्स होंगे वहीं पर घुसकर उसको काम तमाम कर देंगे, ज्यादा यदि होंगे तो एक नया डाउट वाला वीडियो हम जो है वो क्रिएट कर देंगे। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। इसी तरीके से बढ़िया से पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्योंकि जितनी चीजों को अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ पूछा जाता है, ना सिर्फ आपकी कक्षा 11वीं में, पर साथ साथ सीयूईटी, जेडब्ल्यू और नीट में भी। तो स्टूडेंट्स बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।